सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का। आज सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जो क्लास 12 हिस्ट्री है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिकली सीबीएसई ने जो आपका सैम्पल पेपर है क्लास 10th और क्लास 12th उसको रिलीज़ कर दिया कल ही, तो आपको इन्फॉर्मेशंस तो मिल ही गए होंगे, अलग अलग चैनल्स ने अपलोड किया है, लेकिन सोल्यूशन किसी ने नहीं अपलोड किया। सो वी डिसाइडेड कि हम आपका थोड़ा और काम आसान करते हैं। लेट्स अपलोड द सोल्यूशन ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस की भी आएगी। So let's get started with the solution of class 12 history sample question paper that was uploaded by the CBSE on 2nd of September 2021। अभी इंस्ट्रक्शन से शुरुआत करते हैं एंड एक हिदायत आपको दी जाती है कि आप जब भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें एंड अगर आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं किया है या कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने इवन ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स भी नहीं पढ़ा, आपने हड़प्पा की कहानी भी नहीं पढ़ी, फिर भी आई वुड रिकमेंड कि आप इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ताकि आपको यहाँ पे न केवल एमसीक्यूज को सॉल्व करने की तरीके से अवगत कराया जाएगा बल्कि चीज़ों को एक्सप्लेन भी करा जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड ऑप्शंस देखेंगे और सीधे आपसे आंसर बताया जाएगा, आपको आंसर्स को एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो इट इज़ रिकमेंडेड आपने सिलेबस कंप्लीट किया है या नहीं किया है, या आपने बुक अभी तक छुआ भी नहीं है, फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक से स्क्रैच से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड बाकी सारी की सारी वन शॉट वीडियोस हमने अपलोड करी दी है। जो इंपीरियल कैपिटल की वीडियो है वो भी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। सारी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, यू कैन चेक देम आउट। उसके बाद शुरुआत करते हैं इंस्ट्रक्शन से। एंड उससे भी पहले आप बाकी के जितने भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उनको ना प्रिंट आउट निकलवा लें, क्योंकि जब आप प्रिंट आउट निकल पाएंगे तो आपको एक्चुअल में फील आएगा कि व्हाट इज इट। आप जब बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे तो वो ऑनलाइन तो नहीं दे रहे होंगे, वो आप तो ऑफलाइन ही देने वाले हैं, अगर हुआ तो, नहीं तो प्रमोट ही कर देंगे वो लोग। अगर आप ऑफलाइन एग्जाम देंगे तो वहाँ पे तो पेपर बैक आपके पास कागज़ के रूप में आपका पेपर आना है, तो आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना, कोई 10-20 रुपये लगेंगे। उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप तो ऑनलाइन मेरे साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंस्ट्रक्शंस एंड मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि कल या परसों से एमसीक्यू सीरीज शुरू होने वाली है 12th हिस्ट्री की, 11th हिस्ट्री की भी। 11th के जो बच्चे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हमसे आग्रह किया है एंड उनको आग्रह करने की ज़रूरत नहीं है, वो हुक्म कर सकते थे। तो वी हैव डिसाइडेड कि उनकी भी एमसीक्यू सीरीज़ को लॉन्च किया जाए, क्योंकि उनके लिए तो कोई काम नहीं कर रहा। तो 11th की 12th की एमसीक्यू सीरीज़ कपल डेज में लॉन्च हो जाएगी। एंड चूँकि हम लोग इसलिए इंतजार कर रहे थे बिकॉज वी बेसिकली वांटेड टू सी द पैटर्न कि कैसा सीबीएसई सेट करता है। नाउ हम उस हिसाब से हमने बहुत सारी तैयारियां की हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो तो ऑफिशियल जब अनाउंसमेंट की वीडियो आएगी एमसीक्यू सीरीज़ की तो आपको पता चली जाएगा कि व्हाट विल बी द फीचर्स एंड कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंस्ट्रक्शंस। मैक्सिमम मार्क्स आप सभी को पता है कि 40 नंबर के होने वाले हैं। 40 नंबर का टर्म 1, टर्म 2 एंड 20-20 नंबर के आपके प्रोजेक्ट के प्रैक्टिकल होने वाले हैं। उसके बाद असाइनमेंट, उसके बाद टाइम जो है आपका 1.5 घंटे का है, 90 मिनट्स का। तो ये जो वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे ये भी तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर ही रहेगी। तो यहाँ पे तो मैं ना केवल आपको सॉल्व करके बताऊंगा बल्कि आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो हो सकता है कि 90 मिनट लगे भी ना, क्योंकि जो लेवल है, अगर आप लेवल को रेट करने को बोले मुझे, तो लेवल इज़ ईजी, वेरी ईजी। कोई भी क्वेश्चन ना तो मॉडरेट लेवल का है, कोई भी क्वेश्चन ना तो हार्ड लेवल का। तो 3 लेवल होता है, ईजी, मॉडरेट एंड टफ। तो ना तो हमें कोई टफ लेवल का क्वेश्चन देखने को मिला, नहीं मॉडरेट लेवल का। तो आपने अगर सिलेबस को कंप्लीट किया, हमारी सारी वन शॉट लेक्चर्स को देखा है, किसी और की भी, सबने बढ़िया पढ़ा है भाई, किसी के भी लेक्चर्स को देखो एंड हमारी एमसीक्यूज को सॉल्व करें, क्योंकि हमारी एमसीक्यूज आई थिंक कि हमने कुछ काम जो बाकी लोग नहीं कर पाए, उन्होंने शायद मिस कर दिया, लाइक बाइलिंगुअल तरीके से एमसीक्यू बताना या थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना, उस पर हम लोगों ने थोड़ा काम किया। बाकी उन लोगों ने भी बढ़िया काम किया, आप उनकी भी देख सकते हैं, जिनकी भी आप देखें, जो भी आप जहाँ से भी आप लेक्चर पढ़ते हैं या एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, कहीं से भी अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से आई वुड से कि 60 मिनट के अंदर आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ शुरुआत करते हैं इंस्ट्रक्शन से। पेपर को 4 सेक्शन में बांटा गया। पहले सेक्शन में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके 4 जो नॉर्मल आते हैं 1 लाइनर्स, वो है। जैसे सेक्शन बी में आपके असर्शन रीजन हो गए, जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, लाइक उन्होंने लीडरशिप ट्रेडिशन के बारे में 4-5 स्टेटमेंट लिख दिया, कहा कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। सेक्शन सी में आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ पे जो सोर्सेज होते हैं, जिनको कि बार बार आई वॉज एम्फसाइजिंग इन द लेक्चर कि आपको सोर्सेज को नहीं मिस करना है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। एंड सेक्शन डी इज ऑल अबाउट द मैप्स, ठीक है। तो सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 18 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के सेक्शन ए और बी मिला के आपको 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन है, आपको 10 अटेम्प्ट करना है, यानी कि 38 + 10 = 48। तो सेक्शन सी तक आपके 48 हो गए। एंड जो सेक्शन डी है उसमें मैप का 2 क्वेश्चन है। एंड जितने भी विजुअल क्वेश्चन हैं उनमें जो दृष्टिहीन लोग होते हैं, दृष्टिबाधित छात्र होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड छात्र होते हैं, उनके लिए अलग से 2 क्वेश्चन दिए गए। तो उनको यहाँ पे डबल काउंटिंग के थ्रू काउंटिंग किया जा रहा है। वो आपके लिए जो 2 मैप के क्वेश्चन होंगे, वैसे ही उनके लिए 2 अलग से बिना मैप के क्वेश्चन भी होंगे।
सो यहाँ पे 2 क्वेश्चन से आपको दोनों अटेम्प्ट करना है। सेक्शन डी में जो मैप के 2 क्वेश्चन होंगे उनमें से आपको दोनों अटेम्प्ट करना है। सो आपको कुल मिला के 48 + 2 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑल क्वेश्चंस कैरी द इक्वल मार्क्स। तो आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 40 मार्क्स प्राप्त करने के लिए, यानी अगर आप नॉर्मल मैथ्स लगाएंगे तो क्या हुआ, 0.8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 0.8 मार्क्स। आपने सोचा होगा कि 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा एक नंबर का, ऐसा नहीं है। 0.8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा एक क्वेश्चन, और आपको 50 क्वेश्चन बनाना है तकरीबन। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो सीबीएसई ने करी है इस बार कि उन्होंने बहुत चॉइसेस दी आपको। 24 क्वेश्चन उसमें से कोई 20 कर लो, 4 अगर आपको नहीं आते तो भी आप फायदे में। 22 क्वेश्चन उसमें से कोई 18 कर लो, फिर ऐसे ही 12 क्वेश्चन उसमें से कोई 10 कर लो। तो लेकिन सेक्शन डी में कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन होते, इनमें क्या ऑप्शन दिया रहेगा। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया करी गई है। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। से कि अगर आपको 50 क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं पूरे, तब भी आप तकरीबन 50 तो अटेम्प्ट करो ही करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हो सकता है कि आपका कुछ सही हो जाए। हाँ, इसके लिए ऐसा हो सकता है कि जब आप हमारी एमसीक्यू सीरीज को अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पे 2 चीज़ें बताई जाएंगी। एक तो आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे जाएंगे, दूसरी आपको ना एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक बताई जाएगी। इससे क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस से आप फेमिलियर होते हैं, आपको पता होता है कि यार हमने कहीं इसको पढ़ा, बट आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यू आर कंफ्यूज्ड विद इन द ऑप्शंस। जितने भी ऑप्शंस दिए गए उनमें आप कंफ्यूज हैं। तो वहाँ पे आपकी जो हमारी बताई गई टेक्निक्स है वो काम आएगी। एक्सप्लेनेशंस तो जब आपको चीज़ें याद है तब तो काम आ ही जाएंगे, लेकिन जो टेक्निक है वो तब काम आएगी जब आप क्वेश्चन से फैमिलियर हैं। ऑब्वियसली जब आपने सिलेबस पढ़ा तभी तो फेमिलियर होंगे। जब आप क्वेश्चन से फैमिलियर हैं एंड आप कंफ्यूज हैं तो वहाँ पे आपके सामने जो टेक्निक हमने बताई है वो काम आएगी। सो हमारी एमसीक्यू सीरीज में हमने फोकस किया टेक्निक के ऊपर, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशंस के ऊपर। चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, किसी को भी सफर ना करना पड़े। दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कंपाइल करके डाल दिया। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है हमारा पहले चैप्टर से, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, अभी पता नहीं क्या नाम रख दिया उन्होंने चैप्टर का। सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। पहले चैप्टर में हमने इंडियन आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि 1861 में कैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। तो वहाँ पे इस किताब का जिक्र आया था कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एक किताब है जिसको एस.एन. रॉय लिखते हैं। एंड एस.एन. रॉय जो है वही यहाँ पे बताते हैं कि कैसे जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। उनके स्टेटमेंट कुछ ऐसे थे कि जॉन मार्शल ने इंडिया को 3000 साल पुराना कर दिया। 3000 साल पुराना मतलब उनकी हिस्ट्री को 3000 साल पीछे लेके चले गए, क्योंकि ही बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। सो एस.एन. रॉय रोट द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी दैट वाज कंप्लीट पिक्चर की कैसे एक्सकवेशंस किए जाते हैं राखालदास बनर्जी द्वारा, दयाराम सैनी द्वारा, एंड क्या क्या रोल था जॉन मार्शल का, कैसे उन्होंने कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन को स्टडी करके चीज़ों को वेरीफाई करा, एंड अल्टीमेटली हाउ ही इंट्रोड्यूस्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। आर.एम. व्हीलर कौन थे? इन्होंने ये आर्मी बैकग्राउंड से थे, ये भी हमारे ASI के डायरेक्टर जनरल बनते हैं। जॉन मार्शल के बारे में तो आपको पता ही है। राखालदास इज बेसिकली क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदारो। इन्होंने मोहनजोदारो को एक्सकेवेट किया था। सो दीज वेर द 4 द आर.एम. व्हीलर। आंसर तो आपका एस.एन. रॉय होने वाला है, बिकॉज ही रोड द बुक कॉल्ड द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। उन्होंने शुरुआत से लिखी है सारी चीज़ें, अलेक्जेंडर कनिंघम के ज़माने से, फिर जॉन मार्शल की चीज़ों को, फिर आर.एम. व्हीलर की चीज़ों को। ना उसके बाद जो हमारे पास है, हु वॉज द फर्स्ट DG ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब हमने इंडियन आर्कियोलॉजी को पढ़ा था तो वी न्यू कि अलेक्जेंडर कनिंघम हमारे पहले DG बनते हैं, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1861 में इसकी स्थापना करी जाती है। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद जो हैरोल्ड हैनग्रेविस है, ये भी हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG बनेंगे। दयाराम सैनी भी बनेंगे, हमारे जॉन मार्शल भी बनते हैं, लेकिन द फर्स्ट DG वॉज अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद हमारे पास, एंड अलेक्जेंडर कनिंघम से अलग कैसे थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को इसलिए ज़्यादा रेफर किया जाता है ना क्योंकि ही वॉज द गाय हु वॉज फ्रॉम प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल बैकग्राउंड। इन्होंने प्रॉपर आर्कियोलॉजी की स्टडी करी थी। बाकी जो अलेक्जेंडर कनिंघम हो गए, मॉर्टिमर व्हीलर हो गए, चाहे हैरोल्ड हैनग्रेविस हो गए, ये सारे लोग ना मिलिट्री बैकग्राउंड से थे या ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से थे। इनका इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी में, बट इन्होंने स्टडी नहीं करा था आर्कियोलॉजी को। जॉन मार्शल वॉज स्पेशल क्योंकि इनका प्रॉपर बैकग्राउंड ही था आर्कियोलॉजी का, ये पढ़ के ही आए थे वहाँ से। तो जॉन मार्शल इसलिए ज़्यादा खास। बट द फर्स्ट DG ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज अलेक्जेंडर कनिंघम। द थर्ड क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस वॉज सेम टू बी अनफेमिलियर एंड अनयूजुअल विद हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर के बारे में आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है, इन चारों में से कौन सी चीज़ उस कल्चर को बिलोंग नहीं करती। तो हमने एक मदर गॉडेस की तस्वीर देखी थी जिन्होंने ज्वेलरी बहुत सारी पहनी थी, माथे पे एक मुकुट था, वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता था। प्रीस्ट किंग की हमने एक मूर्ति देखी थी जिन्होंने एक चादर लपेटा हुआ था, जिनका एक हमें हाथ नहीं दिख रहा था। योगिक पोस्चर सील, जिसको लोग कहते हैं कि ये शायद शिवा की मूर्ति हो, एक मोटिव पर हमने देखा था। सील के अंदर जो बनाया जाती है, सील के अंदर जो आकृति बनाई जाती है उसे मोटिव कहते हैं।
तो यौगिक पोषण हमने वहाँ पे देखा था। तो एंड लेकिन संस्कृत यज्ञ, संस्कृत उस जमाने में नहीं पाई जाती थी, संस्कृत जो है वो वैदिक एरा में है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का वैदिक एरा से तो कोई कनेक्शन है नहीं। तो वी कैन से कि संस्कृत यज्ञ वॉज नॉट फेमिलियर विद द हड़प्पन कल्चर। चाहे मदर गॉडेस हो, प्रीस्ट किंग हो, योगिक पुष्कर सील हो, ये सारी चीज़ें हड़प्पन कल्चर से बिलोंग करती है, हमने देखा था तस्वीरों में। लेकिन संस्कृत यज्ञ का कोई भी जिक्र नहीं है। यज्ञ मतलब यज्ञ, यहाँ पे यज्ञ अंग्रेजी में प्रोनाउंस किया रहा था, लेकिन हिंदी में उसे यज्ञ कहते हो। संस्कृत यज्ञों का कोई भी हमारे पास उल्लेख नहीं है हड़प्पा सिविलाइजेशन में। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्तूप इन इंडिया। सबसे पुराना स्तूप कौन है जिसको मॉडर्न एम्परर अशोक ने बनाया था? तो सांची का स्तूप है। ऐसे तो अमरावती के स्तूप को भी मॉडर्न एम्परर अशोक ही बनवाते हैं, लेकिन सांची का स्तूप इज द ओल्डेस्ट स्तूप इन इंडिया। नॉट ओनली द ओल्डेस्ट स्तूप बल्कि द ओल्डेस्ट स्टोन इंडिया, ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। पत्थर से बनाई गई बिल्डिंग्स में सबसे पुरानी बिल्डिंग जो है वो सांची का स्तूप है। अमरावती का स्तूप भी मॉडर्न एम्परर अशोक ही बनाते हैं, लेकिन वो सांची के स्तूप के बनवाने के बाद बनवाते हैं। एंड शांति स्तूप अगर बात करें तो बहुत जगह पे, आप लद्दाख में जाएंगे वहाँ पे भी शांति स्तूप है, राजगीर में भी शांति स्तूप है। नागार्जुन कोंडा स्तूप हमारा पड़ता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, गुंटूर जिले में। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ तीर्थंकरास इन जैनिज्म। के तीर्थंकरा का मतलब क्या होता है जैनिज्म में? इनकार्नेशन ऑफ गॉड, गॉड को तो मानते ही नहीं जैनिज्म वाले। दोज हु गाइड द मेन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, ये एक आंसर हो सकता है। पहले तो आपको फिल्टर करना पड़ेगा, इसको तो हमने डायरेक्टली डिस्कार्ड कर दिया कि जब जैनिज्म वाले इनकार्नेशन में बिलीव रखते ही नहीं है तो इसको सीधे हटा दो। देन दोज हु फॉलो द पाथ ऑफ वेदांता एसेटिसिज्म, वेदांता एसेटिसिज्म वाज रिलेटेड टू हिंदुइज्म, तो इसको भी हम लोग कट कर सकते हैं। ऐसे ना आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आप कीवर्ड्स को देखे इनकार्नेशन, इनकार्नेशन यानी कि अवतार, अवतार की बात जैनिज्म में करी गई है नहीं करी गई, तो इसको काट देंगे। वेदांता एसेटिसिज्म ये हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है तो इसको भी काट देंगे। एंड देन द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज कि दोज हु नो द अल्टीमेट ट्रुथ एंड धर्म, तो इसमें और इसमें हम लोग कंफ्यूज हैं। लेकिन तीर्थंकर मतलब होता क्या था? गुरु होता था। दोज हु आर देयर टू गाइड द पीपल, लोग अच्छा कर्म करें ताकि उनकी जो चीजें हैं आगे बढ़िया से बाहर हो। सो दोज हु गाइड मेन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस वेयर टू बी कंसिडर्ड एज द तीर्थंकर। तो इन दोनों में से सबसे एप्रोप्रिएट जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। हमारे पास कुछ ऑप्शन हो गए जिनको हम सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, लाइक इनकार्नेशन वाले ऑप्शन को हमने एलिमिनेट किया, वेदांता एसेटिसिज्म वाले ऑप्शन को एलिमिनेट किया। यहाँ पे 2 ऑप्शन बच गए, तो उसमें मैंने देखा सबसे एप्रोप्रिएट क्या। तीर्थंकर का मतलब क्या होता था? गुरु, तो गुरु क्या करता? गाइड करता, तो बी विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर। उसका छठा क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर इशूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। वेरी फर्स्ट टाइम सबसे पहले इंडिया में किसने गोल्ड कॉइन को इशू करा? हमने देखा था कि गुप्ता एम्पायर वाले भी गोल्ड कॉइन इशू करते हैं, बहुत फाइन क्वालिटी के गोल्ड कॉइन्स इशू करते थे। लेकिन उससे पहले कौन इशू करते हैं? कुषाण। मॉडर्न एम्पायर के समय में तो गोल्ड कॉइन इशू किया नहीं जाता था। युद्धेया एक कम्युनिटी थी जो पंजाब हरियाणा में रूल करती थी, वो भी कॉइन्स इशू करते थे, लेकिन वो गोल्ड कॉइन नहीं था। तो गोल्ड कॉइन गुप्ता ही इशू करते थे एंड कुषाण इशू करते थे। लेकिन कुषाण वर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन, एंड वैसे भी कुषाण पहले आए, गुप्ता से पहले आए। सो द कुषाण एम्पायर, द सी विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन 6। Now the 7th number question that we have is which of the following city of Harappa civilization was exclusively devoted to the craft production of shell object। शेल ऑब्जेक्ट की मेकिंग के लिए कौन सा जो सेंटर ऑफ प्रोडक्शन था वो बहुत फेमस था? कोटतिजी की बात की जाए, कालीबंगन की बात की जाए, मांडा की बात की। जब मैंने क्राफ्ट प्रोडक्शन पढ़ा था तो आपको याद होगा कि हमने 4 जगहों के बारे में पढ़ा था। एक चढ़ूद्रो हो गया, एक लोथल हो गया, एक हमारे पास नागेश्वर हो गया, एक बालाकोट हो गया। तो यहाँ पे ना तो नागेश्वर है, ना बालाकोट है, ना लोथल, तो ऑप्शन विल बी चढ़ूद्रो, क्योंकि इन तीनों के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं था। क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या देखा था कि कुछ स्पेशलाइज सेंटर्स होते थे, उसमें कोटतिजी का भी नाम नहीं था, कालीबंगन का भी नाम नहीं था, मांडा का भी नाम नहीं था। तो जो स्पेशलाइज सेंटर्स थे उनमें चनहुद्रो आता था, लोथल आता था, नागेश्वर आता था, बालाकोट आता था। तो ओनली ऑप्शन दैट वी हैव लेफ्ट विथ इज चनहुद्रो, तो हमें इसे ही आंसर चुनना पड़ेगा। एंड ये ऑब्वियसली सेल ऑब्जेक्ट की मेकिंग के लिए बहुत फेमस भी था, लेकिन इससे भी ज़्यादा फेमस था हमारा नागेश्वर एंड बालाकोट का इलाका। लेकिन चूंकि ये सारे जो रीजन है वो तो ऑप्शन में दिए नहीं गए, तो ऑप्शन में क्या दिया गया? चनहुद्रो दिया गया। जब भी आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो तो आप एलिमिनेट करना शुरू करें। कोटतिजी, कालीबंगन, मांडा की बात कहीं भी क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं करी गई है, तो ऑब्वियसली अगर आप कंफ्यूज हैं तब भी आपका आंसर चनहुद्रो ही होने वाला है, क्योंकि चनहुद्रो में एटलीस्ट क्राफ्ट प्रोडक्शन की तो बात करी गई थी। क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात तो चनहुद्रो में करी गई है ना, तो वहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पे सेल ऑब्जेक्ट्स भी क्राफ्ट किए जाते होंगे। सेल ऑब्जेक्ट्स की जो स्पेशलाइज्ड क्राफ्टिंग की जाती थी वो आपकी लोथल में, नागेश्वर एंड बालाकोट में करी जाती थी। चनहुद्रो में भी होती थी लेकिन उतनी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके ऑप्शंस में केवल चनहुद्रो ही दिया हुआ है, तो आपको चनहुद्रो को अपना आंसर चुनना है। नाउ द 8th क्वेश्चन दैट वी हैव इज कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंपोजर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। किसने लिखा था? तो समुद्रगुप्त के जो पोएट थे, कोर्ट पोएट हरिसेन, उन्होंने लिखा था। कालिदास, गुप्ता एम्परर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ज़माने के हैं। कलहन हमारे कश्मीर के बहुत बड़े पोएट थे जिन्होंने राज तरंगिनी लिखा था, जो कश्मीर की पूरी हिस्ट्री है। बाण भट्ट हो गए हमारे हर्षवर्धन के पोएट। तो ये जो हरिसेन है वो समुद्रगुप्त के पोएट थे, उन्होंने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति। उनकी प्रशंसा वहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रशंसा करी जा रही है, उनको वरुण से कंपेयर किया जा रहा है, उनको लॉर्ड इंद्र से कंपेयर किया जा रहा है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, यहाँ पे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात की जा रही है हड़प्पा की, यहाँ पे विंडोज़ नहीं होते, वॉल्स के लोग वो लोग विंडोज़ नहीं रखते थे, इसका क्या मतलब है? क्या वो एक रिवाज था? क्या वो प्राइवेसी मेंटेन करते? तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, अगर चार ऑप्शन उनमें से एक ही चुनना, तो यहाँ पे मैं पता है क्यों वो लोग जो वॉल्स रोड से कनेक्टेड होते थे उनमें वो लोग विंडो नहीं लगाते थे, तो ऑब्वियसली दैट वाज अ कंसर्न फॉर प्राइवेसी, उनकी अपनी चिंता थी प्राइवेसी के लिए, वो प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करते थे। तो 9th का जो आंसर हो जाएगा टू मेंटेन द प्राइवेसी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द कंपोजिशन ऑफ महाभारत हैज बीन ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू ऋषि, कि एक ऋषि है जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने महाभारत को कंपोज किया है, आपको नाम बताना है। ऋषि कर्ण है वो, ऋषि कर्म है वो, ऋषि कपिल है वो, ऋषि अगस्त है वो, या ऋषि व्यास। तो हमने कहा था कि वेद व्यास वॉज द ओरिजिनल कंपोजर ऑफ महाभारत, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा, ऋषि वेद व्यास। देन द 11th नंबर क्वेश्चन इज कि विजयनगर एम्पायर में किस ट्रैवलर ने, यहाँ पे आप याद रखिएगा 15वीं शताब्दी में 15th सेंचुरी, कीवर्ड आपके ना सारे क्वेश्चंस में दिए जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये चारों ही लोग ना, कॉलिन मैकेंजी को छोड़ दे, ये तो विजयनगर के बारे में पता लगाते हैं, बाकी जो चार लोग हैं, दुआर्ते, बाराबोसा, आपके अब्दुल रजाक एंड डोमिंगो पेस, ये तीनों ही लोग विजयनगर एम्पायर में ट्रैवल करते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम अलग अलग है। और यहाँ पे एक और क्लू दिया हुआ है कि यहाँ पे जो ट्रैवलर है वो विजयनगर एम्पायर की फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी से बहुत ज़्यादा प्रेरित था, बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हुआ। तो अब्दुल रजाक वॉज द मैन जो कि 15वीं शताब्दी में जाते हैं विजयनगर एम्पायर को देखने, एंड वो फिर जो फोर्टिफिकेशन उस जमाने में करी गई थी विजयनगर एम्पायर के रूलर्स द्वारा, उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है। उसके बाद दुआर्ते, बाराबोसा भी जाते हैं, डोमिंगो भी जाते हैं, लेकिन वो लोग 16वीं शताब्दी में जाते हैं, 16th सेंचुरी में जाते हैं। तो यहाँ पे दो फर्क है, एक तो उन्होंने फोर्टिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, दूसरी चीज़ कि वो 16वीं शताब्दी में गए, वो 15th सेंचुरी में नहीं गए थे। Then the next question we have is कि who among the following was the first woman to be ordained as भिक्षुनी, की कौन सी पहली महिला थी जिनको संघ में आप कह ले तो परमिशन मिलती है, जो कि पहली महिला बौद्ध भिक्षुनी बनती है। इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार रिपीट किया, बहुत बार पीपल यूनिवर्सिटियों में हमारे पास जब हमने थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग चैप्टर पढ़ा था उस जमाने में भी। महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, महामाया, धमानंद, कौन पहला बुद्ध भिक्षुक बनता, कौन पहली बुद्ध भिक्षुनी बनती है? यशोधरा वॉज द वाइफ ऑफ बुद्धा, महामाया वॉज द मदर ऑफ बुद्धा। महाप्रजापति गौतमी जो है वो फोस्टर मदर थी, जिन्होंने पाला था, क्योंकि महामाया की मृत्यु हो जाती है बुद्ध को जन्म देने के बाद। गौतम को ये पालती हैं, इसीलिए इनका नाम गौतमी से ही, जो बुद्ध है उनका नाम तो ओरिजिनल सिद्धार्थ है, लेकिन गौतम इसलिए पड़ता है क्योंकि इनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, जो कि इनकी फोस्टर मदर भी थी, जिन्होंने इनको पाला था, इनके नाम पे इनका नाम पड़ता है गौतम, जो कि आगे चल के गौतम बुद्ध के नाम से फेमस होते। तो महाप्रजापति गौतमी वॉज द फर्स्ट वुमेन। जब बुद्ध ने अलाउ किया कि हम संघ में महिला भिक्षुक को अलाउ करेंगे, एंड जो पहली महिला भिक्षुक बनेगी वो महाप्रजापति गौतमी होगी, जो कि बुद्ध की अपनी फोस्टर मदर थी, अपनी मौसी हुआ करती थी, जिन्होंने फोस्टर मदर मतलब जिन्होंने इनको पाला है, फोस्टर मदर मतलब जिन्होंने इनको पाला है। सो महाप्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्षुनी। एंड 13th नंबर क्वेश्चन दैट वी हैव इज कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा क्या था? महानवमी से मतलब हमारा एक दुर्गा पूजा से रिलेटेड कोई फेस्टिवल होगा, डिब्बा मतलब कोई कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे महानवमी डिब्बा जो है, जब आप द इम्पीरियल कैपिटल पढ़ेंगे, कुछ ही दिनों में वीडियो आ जाएगी उसकी, 1-2 दिन में, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जो किंग का जो अपना कॉम्प्लेक्स था उसको 2 पार्ट में बांटा गया था, उसमें से एक पार्ट को कहते थे महानवमी डिब्बा। सो ऑब्वियसली महानवमी डिब्बा वाज द पार्ट ऑफ किंग्स पैलेस कॉम्प्लेक्स। किंग्स पैलेस कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट था, बहुत ऊंचे टीले पे बसाया गया था, कहा जाता है कि तकरीबन 11,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ था, 40 फीट ऊंचा था, एंड इसके ऊपर जो राजा थे उनका घर होता था, एक और सेक्शन था ऑडियंस हॉल का अलग था। सो दिस महानवमी डिब्बा वाज द किंग्स पैलेस कॉम्प्लेक्स। काउंसलिंग हॉल भी नहीं था, डिस्कशन हॉल भी नहीं था, ये किंग पैलेस कॉम्प्लेक्स था, उसमें उनका घर था एंड बाकी चीज़ें थी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द इम्पीरियल कैपिटल, जो आपका चैप्टर है कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो वो यहाँ पे तुर्क डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जो हमारे पास विजयनगर एम्पायर में डायनेस्टीज आती हैं, तो सबसे पहले संगम आते हैं, संगम के बाद आपके आएंगे, संगम के बाद आते हैं हमारे पास सुलभ के बाद आते हैं हमारे पास तुलुक, जिनसे हमारे विजयनगर एम्पायर के सबसे बड़े रूलर हैं कृष्णदेव राय। एंड तुलुक के बाद आते हैं अरावेडू। अरावेडू वाज द सक्सेसर ऑफ तुलुवास। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावेडू के बाद ही ये जो एम्पायर है वो पूरी तरीके से निस्ताराभूत हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 15 नंबर क्वेश्चन दैट वी हैव इज कि मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी में एक स्टेटमेंट दिया गया आपके सामने कि मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी, यहाँ पे आप सी नहीं है बीसी है, इज ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, नॉट इन द इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा क्या हो रहा था मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी में, मतलब ये आप जो कह ले 1000 से 600 सालों के बीच, 1000 से 600 बीसी के बीच ऐसा क्या क्या हो रहा था जिन्होंने पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को अफेक्ट किया, तो देयर वर मेनी थिंकर्स दैट वर इमर्जिंग इन द लैंड ऑफ ग्रीस, इन द लैंड ऑफ चाइना, इन द लैंड ऑफ एशिया।
अगर आप कन्फ्यूशियस की बात करें, एरिस्टोटल की बात करें, सोक्रेटिस की बात करें, प्लेटो की बात करें, चाणक्य की बात करें, बुद्ध की बात करें, महावीर की बात करें, मखाली गोसाला की बात करें, तो द आंसर वुड बी थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्राइड टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस। लोग अलग अलग तरीके से अपने एग्जिस्टेंस की मिस्ट्रीज को, रहस्य को जान रहे थे, अपनी फिलोसफी को प्रीच कर रहे थे। तो बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे आपको एलिमिनेट करना है। सबसे पहले तो यूजेस ऑफ कॉइन्स। तो कॉइन्स तो आप कह लें तो बहुत लेट में आया था, बहुत लेट में, जो आपका फर्स्ट मिलेनियम बीसी खत्म होना रहता तभी आता। उसके बाद इमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट इन द फॉर्म ऑफ महाजनपद जरूर इमर्ज होते, लेकिन इसका वर्ल्ड हिस्ट्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। वर्ल्ड हिस्ट्री पे इम्पैक्ट तब पड़ा जब बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे फिलोसफर्स अलग अलग रीजन में उभर के सामने आते हैं। ग्रीस में अलग आते हैं हमारे पास एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो। चाइना में बहुत सारे फिलोसफर्स आएंगे, एशिया में बहुत सारे फिलोसफर्स आएंगे। देन गनाज एंड संघास वर असिस्टेड बाय द स्टैंडिंग आर्मी। ये तो बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट ऑप्शन है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए, यानी कि थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस। किस टाइप के थिंकर्स? सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, महावीर स्वामी, बुद्ध, मखाली गोसाला, कन्फ्यूशियस, ये सारे लोग। देन हु अमंग द फॉलोइंग गुरु ऑफ सिक्स कंपाइल्ड द श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब। गुरु आदि ग्रंथ साहिब किसने कंपाइल करा था? तो हमने देखा था कि जो अर्जन देव होते हैं वो, जिनको कि जहांगीर ने मरवा दिया था। तो जहांगीर इसलिए मरवा था क्योंकि ही वॉज बेसिकली वेरी मच इंथुजियास्टिक इन स्प्रेडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिखिज्म। तो वो जितनी भी टीचिंग्स है, चाहे कबीर की टीचिंग्स हो, रविदास की टीचिंग्स हो, गुरु नानक देव की टीचिंग्स हो, उनको एक जगह कंपाइल करके नाम देते हैं आदि ग्रंथ साहिब। एंड इसी आदि ग्रंथ साहिब में गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? गुरु तेग बहादुर की चीज़ों को इंक्लूड किया एंड और भी बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया एंड लास्ट में इसका नाम रख दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब। यानी कि जो 10वें गुरु है उसके बाद से गुरुशिप एंड कर दी गई, यानी कि जो 10वें गुरु है उसके बाद से गुरुशिप एंड कर दी गई। कहा गया कि अब जो गुरुशिप वो दो चीज़ों में बटी है, एक तो पंथ यानी कि आपकी कम्युनिटी, खालसा कम्युनिटी, एंड ग्रंथ जग गुरु ग्रंथ साहिब। तो आपको इसको रेवर करना। तो जब आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो आप देखेंगे जिस चीज़ को रेवर किया रहा, जिस चीज़ को वो लोग पूजते हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब, वो आप उनका वो होली स्क्रिप्चर है। सो श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब वॉज कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन देव। एंड उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा? कबीर की टीचिंग्स को लिखा, गुरु नानक की टीचिंग्स को लिखा, बाबा फरीद जो सूफी सेंट थे उनकी टीचिंग्स को लिखा, फिर रविदास जो बहुत बड़े वाराणसी सेंट थे उनकी टीचिंग्स को लिखा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड एनिग्मेटिक? एनिग्मेटिक मतलब रहस्यमयी। इसको रहस्यमयी क्यों कहा जाता है? तो रहस्यमयी ऑब्वियसली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको अभी तक हमने डिसाइफर नहीं किया है। सो इट्स स्क्रिप्ट रिमेन्स डिसाइफर्ड अंटिल डेट, मतलब अभी तक उसको अनडिसाइफर्ड टिल डेट, यानी कि इसको अभी तक हमने डिसाइफर नहीं किया, मतलब इसका मतलब पता नहीं लगा है। बाकी जो तीन ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और इररिलेवेंट है। जैसा एक ऑप्शन है आपका कि ये लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है इसलिए वो एनिग्मेटिक है। लेफ्ट टू राइट तो और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं। अरेबिक स्क्रिप्ट है आपका लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, उर्दू की जो स्क्रिप्ट है वो भी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो एनिग्मेटिक होगा, रहस्यवादी होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी द ऑप्शन डी। क्यों इसको रहस्यवादी कहा जाता है? कि उसको रहस्यमयी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस माना गया। क्यों? क्योंकि इसे अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट नोन सातवाहना रूलर? सातवाहना रूलर में जितने भी रूलर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रख्यात रूलर कौन था, सबसे ज़्यादा फेमस रूलर कौन था? तो ऑब्वियसली जब भी आप सातवाहना रूलर्स को पढ़ते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा नाम कौन सा आता है? गौतमी पुत्र शतकर्णी, क्योंकि उन्होंने कांड ही इतने सारे किए हैं कि आप इनका नाम नहीं भूल सकते। जैसा हमने देखा था कि एक कांड जब आप किंगशिप कास्ट में क्लास चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि ये रुद्रसेन की एक रिलेटिव थे, उनसे शादी करते हैं एंड ये गौतमीपुत्र शतकर्णी खुद ब्राह्मण थे एंड रुद्रसेन वॉज अ शक रूलर। तो वो बाहर जाते थे, मलेच्छ थे, तो ये मलेच्छ के साथ एक मैट्रिमोनियल अलायंस साइन करते हैं दैट वाज अपोज्ड बाय द ब्राह्मण्स। तो जो ये गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी थे वो बहुत ज़्यादा फेमस सातवाहना रूलर थे। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 19th क्वेश्चन जो हमारा द कंपाइलेशन ऑफ विनयपिटका, सुत्तापिटका एंड अभिधम्मपिटका आर कॉल्ड, कि इन तीनों को अगर अभी जगह कंपाइल कर ले तो उसको क्या कहा जाता है? ऑब्वियसली दीपावंसा तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये तो हिस्ट्री है श्रीलंका की। महावंसा भी नहीं कहा जाए क्योंकि इसमें श्रीलंका के जितने भी रूलर्स हैं उनकी हिस्ट्री है। अशोक वदरा इस बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसमें अशोका के बारे में बताया गया है। तो ऑब्वियसली इसे क्या कहा जाएगा? त्रिपिटका मतलब 3 स्क्रिप्चर्स, विनयपिटका, सुत्तापिटका एंड अभिधम्मपिटका। विनयपिटका क्या कहता है कि संघ में कैसे रहना है? विनयपिटका टेल्स एवरीथिंग अबाउट द संघा। सुत्तापिटका क्या कहता है? इसमें सारी ही बुद्धा की टीचिंग्स कंपाइल्ड है। अभिधम्मपिटका क्या कहता है? इसमें जो भी फिलोसफिकल मैटर्स हैं बुद्धिज्म के वो सारे कंपाइल्ड हैं। उसके बाद अगर आप आएंगे तो जो 20th क्वेश्चन विच वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज यूज्ड ओनली बाय विजयनगर रूलर्स एंड देयर फैमिली, कि विजयनगर की रॉयल फैमिली के द्वारा कौन सा टेम्पल इन सब में यूज़ किया जाता था? तो हमने देखा था कि विठल टेम्पल, इसको भी कृष्णदेवराय बनाते हैं। हजारामा टेम्पल, इसको भी कृष्णदेवराय बनाते हैं। लेकिन जो रॉयल फैमिली थी वो हजारामा टेम्पल में जाती थी। तो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, द हजारामा टेम्पल। उसके बाद 21st क्वेश्चन दैट वी हैव इज कि अर्थशास्त्र बुक को किसने कंपाइल करा था? बिंबिसार रूलर थे तो वो कर नहीं सकते। अजात शत्रु भी रूलर थे, वो कर नहीं सकते। बिंदुसार भी रूलर थे तो वो भी नहीं कर सकते। बिंबिसार के लड़के थे राजशत्रु, ये दोनों एक डायनेस्टी के हैं। बिंदुसार हमारे मौर्यन रूलर जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके लड़के हैं।
तो चाणक्य ने बुक अर्थशास्त्र को कंपाइल करा था। चाणक्य ने एक और बुक कंपाइल करा, चाणक्य नीति, उसको भी आप जरूर पढ़ें। बहुत एक हमारे राधाकृष्ण पिल्ले हैं, चाणक्य स्कॉलर है, चाणक्य के बारे में उन्होंने बहुत रिसर्च करी, उनकी एक बुक है चाणक्य नीति के ऊपर। उसमें एक कॉन्सेप्ट है आन्वीक्षिकी का। आन्वीक्षिकी एक कॉन्सेप्ट है, वो बताता है कि कैसे हमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करना चाहिए ताकि हम किसी भी चीज़ में सफ़र ना करें। तो उस चाणक्य नीति के बुक में एक अन्वीक्षिकी करके कॉन्सेप्ट है, उसको अगर आप हो सके, अन्वीक्षिकी के ऊपर उन्होंने एक लेक्चर भी दिया है। अगर आपके पास समय हो तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, अगर होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल प्रोवाइड यू विद द लिंक। नाउ द 22nd क्वेश्चन दैट वी हैव इज कि जो विजयनगर एम्पायर में रायज होते थे, नायकाज होते थे, दैट वेर द मिलिट्री चीफ्स, जो मिलिट्री चीफ्स होते थे, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनको हम लोग नायकाज कहते थे। ऑफन इनको ना, जैसा हमने एकता सिस्टम देखा था दिल्ली सल्तनत में कि जो मिलिट्री चीफ्स होते थे उनको ऑफिस ज़मीनें दे दी जाती थी, वैसे ही नायकों को भी कभी कभी ज़मीनें दी जाती थी, एसेट्स दिए जाते थे। तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? तो ऑब्वियसली द लैंग्वेज दे स्पोक वाज कन्नड़ एंड तेलुगु। इसके अलावा मलयालम वो नहीं बोलते थे, तमिल नहीं बोलते थे, संस्कृत नहीं बोलते थे। हालांकि तमिल बहुत प्रेवलेंट थी विजयनगर में, लेकिन जो नायक थे वो कन्नड़ और तेलुगु का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। नाउ द 23rd क्वेश्चन दैट वी हैव इज विच ऑफ द बैटल वीकेंड द विजयनगर किंगडम। विजयनगर अंपायर की जो पतन की शुरुआत है वो किस बैटल से हुई? तो बैटल तालीकोटा, जिसे राक्षसी तांगड़ी का जो युद्ध है वो भी हम कहते हैं, क्योंकि वो जो विलेज है जहाँ पे तालीकोटा की लड़ाई लड़ी गई है वो राक्षसी तांगड़ी कहलाता है। बैटल और राक्षसी तांगड़ी का है, बैटल ऑफ तालीकोटा का है, वो दोनों एक ही है। सो आफ्टर दिस बैटल द विजयनगर अंपायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड इसके बाद अल्टीमेटली ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए इज कि आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको बताने कि इन चारों में से किस बेगम ने सांची के स्तूप में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, सांची के स्तूप को प्रिजर्व करने में, उसको संरक्षित करने में। तो शाहजहां बेगम, वी ऑल नो द नेम, कि ये भोपाल की नवाब थी एंड उन्होंने, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये ना केवल बाकी क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले तो उन्होंने क्या करा, जब सांची के स्तूप को डिस्कवर किया जाता तो इन्होंने किसी भी पोर्शन को बाहर ले जाने से मना कर दिया। बहुत सारे लोग आके कह रहे थे कि हम इसे फ्रांस के म्यूजियम में लगाएंगे या ब्रिटेन के म्यूजियम में लगाएंगे। उन्होंने कहा कि आपको जो भी लगाना है आप इसका ना एक प्लास्टर का डुप्लीकेट बना लो। प्लास्टर यानी कि जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हो उसका डुप्लीकेट बन जाता है, प्लास्टर मटेरियल होता है। तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसका डुप्लीकेट बना लो एंड उसको आप म्यूजियम में रख लो। लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल आर्टिफैक्ट है, वो आपको यहाँ से नहीं ले जाने दिया जाएगा। ना केवल उन्होंने इसको प्रिजर्व किया, बल्कि जब जॉन मार्शल आते हैं सांची के स्तूप पे स्टडी करने, रिसर्च करने, तो वो उनके लिए ठहरने का भी बंदोबस्त करती है, उनके वॉल्यूम्स को पब्लिश भी करवाती है ताकि जो सांची के स्तूप की नॉलेज है वो दूर दूर तक सारे ही कानों में पहुंच जाए। तो शाहजहां बेगम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू प्रिजर्व द सांची स्तूप। भोपाल की नवाब थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड द फीमेल हैविंग गुड करेक्ट। बहुत दिनों तक ये भोपाल की नवाब भी रहती हैं, तो बहुत बड़ी लीडर थी भोपाल की। एंड जो नूरजहां बेगम है ये आपकी जहांगीर की वाइफ है। रुकैया बेगम अकबर की वाइफ है। रुकैया बेगम के बारे में शायद आपने कभी सुना भी होगा। तो दीज वेर द ऑप्शंस एंड इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका शाहजहां बेगम है, बिकॉज शी वॉज अ पर्सनैलिटी जिन्होंने की कंट्रीब्यूट करा सांची के स्तूप को प्रिजर्व करने में। ना केवल प्रिजर्व किया बल्कि इसके बारे में लोगों को बताया भी, जॉन मार्शल की रिसर्च को फंड करके, उनकी बुक्स की पब्लिशिंग को अपने पैसों द्वारा करवा के शी पेव्ड द वे फॉर द वर्ल्ड की वो आके सांची के स्तूप के बारे में सुने, उनको विजिट करे, उनके बारे में जाने। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए। आगे बढ़ते सेक्शन बी के क्वेश्चन को समझते। सो बिफोर मूविंग टू द सेक्शन बी, लेट मी रिमाइंड यू कि हमारी एमसीक्यू सीरीज है वो कल से ही शुरू हो जाएगी एंड एवरी चैप्टर्स विल बी कवर्ड। जितने भी चैप्टर है वो कवर किए जाएंगे, चाहे वो क्लास 11th हिस्ट्री हो, क्लास 12th हिस्ट्री हो। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में हमारे पास क्या है, जितने भी स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है वो सेक्शन बी में पूछे गए। आपके सामने ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके 3-4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे। लाइक हमने एक टॉपिक ले लिया संगम डायनेस्टी का, तो उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे। आपको बताया जाएगा कि भाई इसमें से बताओ कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट नहीं सही है। तो यू विल सी कि 1, 3 और 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1, 2 और 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इस हिसाब से आपको चुनना है। एक टाइप का क्वेश्चन और भी आएगा जो है हमारा असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। एक कथन होगा, एक रीजन होगा, उससे आपके फिर क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो देखते हैं सेक्शन बी को अटेम्प्ट करते हैं। होप कि आपने अभी तक 24 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा हमारे साथ एंड एक्सप्लेनेशंस को भी अच्छी तरीके से समझा होगा। अब भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू ऑल, आप इसमें आके हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। नाउ सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज 25th नंबर क्वेश्चन, कि यहाँ पे संगम टेस्ट में जब हमने पढ़ा था, जब हमने किंग्स फार्मेसन टाउन्स में संगम टेक्स्ट को पढ़ा, वहाँ पे हमने देखा था कि तमिल सोसाइटी में जो सोशल डिफरेंसेस थे वो 3 टाइप के थे। जो पॉपुलेशन थी वो 3 कैटेगरी में बांटी गई थी। एक वेलार होता था, एक आदिमई होता था, इसके अलावा एक होता था उजहवार। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वेलार और आदिमई का मतलब क्या है। सो वेलार अ प्लोमैन एंड आदिमई ए लैंड ओनर, वेलार ए लैंड ओनर एंड आदिमई पीजेंट। तो हमने देखा था कि वेलार मतलब क्या होता था, वेलार मतलब क्या होता था, लैंड ओनर, जिसके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, लैंड ओनर, ठीक है। एंड जो ये उजहवार है, जो दूसरी कैटेगरी जिनका इस क्वेश्चन में जिक्र नहीं करा गया फिर भी वो इंपॉर्टेंट थे, उजहवार हो गए वो जो स्मॉल पीजेंट होते थे, स्मॉल पीजेंट। एंड ये जो हमारे आदिमई हैं वो स्लेव्स हैं,
साउथ इंडिया में स्लेव का बहुत कल्चर था, तो अदिमई वर द स्लेव्स। यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन विल बी वेललार अ लैंड ओनर एंड द अदिमई अ स्लेव। तो यहाँ पे संगम टेक्स्ट में जो वेललार एंड अदिमई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दो कैटेगरी से, तो उसका मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि वेललार वर द लैंड ओनर, जिनके पास बहुत ज़मीनें हैं। अदिमई के पास ज़मीनें नहीं है, वो बंधुआ मजदूरी करते हैं, अपने मालिक के ज़मीनों पर खेती करते हैं। एंड वेललार का जिक्र आप देखेंगे तो जब आप भक्ति सुपर एडिशन पढ़ेंगे वहाँ पे भी आएगा। भारी मात्रा में जो अलवर्स थे उनका सपोर्ट था, उनको वेललार्स का सपोर्ट था, जो नायनार्स थे उनको वेललार का सपोर्ट था। इसीलिए एंड वेललार्स वर द हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल, क्योंकि वो लैंड ओनर्स थे। तो चूंकि लैंड ओनर्स जो है वो नायनार को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए जो राजा होते थे वो नायनार्स को पैट्रोनेज देते थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड। यहाँ पे आपके सामने 2-3 लाइन का एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई द प्रैक्टिशनर ऑफ सब डिसिप्लिन ऑफ आर्कियोलॉजी। यहाँ पे एक आर्कियोलॉजी की सब डिसिप्लिन का जिक्र करा गया। आर्कियोलॉजी की बहुत सारी सब डिसिप्लिन होती है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, जियो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोबोटनिस्ट होते हैं। आर्कियोबोटनिस्ट मतलब ऐसे लोग जो पेड़ पौधों के रिमेन्स से चीज़ों को पता करते हैं, ग्रेन्स के रिमेन्स से चीज़ों को पता करते हैं, जिनमें के पता लगा था कि हड़प्पा किन टाइप के क्रॉप्स को उगाते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब ऐसे लोग जो ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। जियो आर्कियोलॉजिस्ट मतलब ऐसे लोग जो अर्थ साइंस के थ्रू ये पता लगाते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट रही थी या नहीं रही थी। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब ऐसे लोग जो एनिमल बोन्स से, चाहे वो ह्यूमन बोन्स हो चाहे किसी और जानवर का बोन हो, उससे वो पता लगाते हैं कि ये किस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज किया जाता होगा। तो यहाँ पे किसी एक, इन चारों में से किसी एक आर्कियोलॉजिस्ट की कैटेगरी का जिक्र किया गया। आपको बताना है कि क्या वो आर्कियोबोटनिस्ट है, क्या वो आर्कियोलॉजिस्ट है, क्या वो जियो आर्कियोलॉजिस्ट है, क्या वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि दे आर स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट एनिमल रिमेन्स। वो एनिमल रिमेन्स में स्पेशलिस्ट है। एनिमल रिमेन्स में स्पेशलिस्ट मतलब जिनको बोन्स को देख के ऑब्जर्व करना, जिनको रिब्स को देख के ऑब्जर्व करना, ये सब आता हो, तो ऑब्वियसली वो किसको आता है, आर्कियोलॉजिस्ट को। तो आपको ना इतनी चीज़ें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जब इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए जाते तो आपको सारी चीज़ों को पढ़ने की जरूरत है, बस कीवर्ड को देखिए, एनिमल रिमेन्स एंड द स्पेशलिस्ट। तो एनिमल रिमेन्स का स्पेशलिस्ट कौन होगा, दोज हु स्टडी द एनिमल बोन्स, और जो एनिमल रिमेन्स होते हैं वही। तो वो कौन करता है, आर्कियोलॉजिस्ट, जोलॉजी यानी कि एनिमल से रिलेटेड साइंस। बॉटनिस्ट तो हो नहीं सकता, जियो आर्कियोलॉजिस्ट भी नहीं हो सकता, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी नहीं हो सकता, तो कौन होगा, आर्कियोलॉजिस्ट। तो ऐसे ही आप बिना पूरी तरीके से क्वेश्चन को पढ़े भी आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो। उसके बाद अगेन यू हैव टू सर्च फॉर द कीवर्ड्स। आप कीवर्ड्स को हमेशा देखें, हमेशा कीवर्ड को। उसके बाद विच ऑफ, जैसे हमने देखा था 15th और 16th सेंचुरी, कहा कि विजयनगर एम्पायर में 15वीं शताब्दी में कौन सा ट्रैवलर आया था। तो अगर आपको ये नहीं भी पता कि किस ट्रैवलर ने फोर्टिफिकेशन की प्रशंसा की थी, फिर भी आप बता सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे जो बाकी के जो जितने भी ट्रैवलर्स हैं वो तो 15वीं शताब्दी में नहीं आए थे, केवल अब्दुल रज़ाक ही 15वीं शताब्दी में आता है। अब्दुल रज़ाक था कौन, केवल अब्दुल रज़ाक ही 15वीं शताब्दी में आया था। एंड अब्दुल रज़ाक था कौन, अब्दुल रज़ाक वाज द एम्बेसडर ऑफ पर्शियन एम्परर शाहरुख। शाहरुख बादशाह थे पर्शिया के, उनका वो तिमुरिड डायनेस्टी के थे, वो उनका वो एम्बेसडर था। वो एम्बेसडर बन के विजयनगर एम्पायर में आया था। 27वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिया गया है कि यहाँ पे 4 ना मैचेस दिए गए, आपको बताने कि इसमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा। एम्प्टी सीट मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, क्या एम्प्टी सीट का कनेक्शन मेडिटेशन ऑफ बुद्धा से था। फिर व्हील द सर्मन ऑफ बुद्धा, बोधि ट्री, बर्थ ऑफ बुद्धा, स्तूपा महापरिनिर्वाणा। यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं बोधि ट्री से हम क्या समझते हैं, बुद्धा ने जो एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करती ज्ञान की, उसको बोधि ट्री से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे बर्थ ऑफ बुद्धा को बोधि ट्री से डिनोट किया गया, दैट मीन्स की द ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। व्हील वाला भी आपसे सही है। व्हील मतलब क्या, धर्म चक्र परिवर्तन। जब उन्होंने पहला प्रवचन दिया था, पहला सरमन दिया था, उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग व्हील से डिनोट करते हैं। फिर खाली सीट से हम लोग बुद्धा के मेडिटेशन को डिनोट करते हैं। स्तूप, क्योंकि स्तूप में बुद्धा की रिमेन्स रखी गई है, उनके केज को रखा गया, उनकी मटेरियल रिमेन्स, जिन किताबों को पढ़ते थे, जिन चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे, उनको रखा गया। तो स्तूप को महापरिनिवास यानी कि बुद्धा के डेथ से सिंबलाइज करते हैं। लेकिन बोधि ट्री से हम किसको सिंबलाइज करते हैं, एनलाइटनमेंट को, बर्थ को नहीं। तो यहाँ पे जो सी नंबर का मैच है वो गलत है, तो आपका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो सी होना चाहिए। अगेन 28 में आपके सामने एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने को कहा जा रहा है, उसकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो कौरव और पांडव के गुरु थे, मेंटोर थे, एंड उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया। तो ऑल नोज कि ये कौन है, सबने महाभारत की जो मिथोलॉजी वो पढ़ी है, सुनी है, तो वो हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, जो कि पांडव के कौरव के दोनों के ही गुरु थे। अर्जुन को अपना खास शिष्य मानते थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि एकलव्य को अगर वो सिखाएंगे धनुर्विद्या यानी कि आर्चरी, तो एकलव्य विल आउट सर्कल द अर्जुन। एकलव्य क्या कर देगा, आउट शाइन कर देगा अर्जुन को, उनको फिर सबऑर्डिनेट बना लेगा अपना। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने। अगेन 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। स्टेटमेंट क्या क्या है, सबसे पहला स्टेटमेंट है कि महाजनपद वेयर मगध, कोशला, गांधार, अवंती, वल्ली, यही 4 महाजनपद थे, इसके अलावा कोई महाजनपद नहीं था। क्या ये स्टेटमेंट सही है।
इसके बाद मोस्ट महाजनपद वे रूल्ड बाय किंग, कि बहुत जितने भी महाजनपद थे उसमें से अधिकतर महाजनपद को राजाओं द्वारा यानी कि मोनार्क्स द्वारा रूल किया जाता था। लेकिन इनमें से जो कुछ जनपद थे, महाजनपद थे, उनको गण या संघ यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा भी रूल किया जाता था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एंड देन द लास्ट स्टेटमेंट इज कि ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी, की जितनी भी महाजनपद है उनकी अपनी कैपिटल सिटी होती थी, जिनको अमूमन तौर पे फोर्टिफाई कर दिया जाता था, किलेबंदी कर दी जाती थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट तो आराम से आप डिसरिगार्ड कर देते हैं, क्योंकि कुल मिला के 16 महाजनपद थे, तो ये 4 के अलावा भी 12 महाजनपद थे। केवल मगध, कोचला, गांधार और अवंती तो महाजनपद हो नहीं सकता। इसके अलावा महाजनपद में जो मोस्ट महाजनपद थे वो राजाओं द्वारा रूल किए जाते थे। कुछ महाजनपद, यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल देखिए, सम लिखा गया, यहाँ पे अगर मोस्ट महाजनपद होता गण द्वारा रूल किया गया तो इस स्टेटमेंट को गलत मानते हैं। यहाँ पे सम महाजनपद के बारे में बात की जा रही है, कुछ महाजनपद गण और संघ द्वारा रूल किए जाते थे, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा रूल किए जाते थे। उसके बाद जितने भी महाजनपद थे उनकी अपनी कैपिटल सिटी होती थी, जो कि ऑफन फोर्टिफाइड होती थी, ये भी सही है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ या तीनों आपके सही स्टेटमेंट है, तो ऐसा ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये देखें बी ऑप्शन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया, ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट थर्ड एंड स्टेटमेंट फोर्थ, तो यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आवर ऑप्शन विल बी बी। यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों सही है, तो ऑप्शन विल बी बी। उसके अलावा वन स्टेटमेंट तो सही है नहीं, तो वन जिसमें भी आएगा आप सीधे डिसरिगार्ड कर दो, सीधे आप डिसरिगार्ड कर सकते हो उनको। उसके बाद क्योंकि इतने ना ऑप्शंस को हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपने एक स्टेटमेंट को मान लिया, लेट सपोज आपको इन तीनों में कंफ्यूजन भी होता, फिर भी आपको ये पता है कि ये स्टेटमेंट तो गलत ही है, क्योंकि इसके अलावा भी 12 महाजनपद थे, तो आप भले ही इन तीनों स्टेटमेंट में से किसी में कंफ्यूज है, लेकिन आपको पता है कि जिसमें भी वन आएगा वो तो आंसर नहीं हो सकता। तो अगर इसमें वन आ रहा तो ये भी आंसर नहीं है, इसमें वन आ रहा तो ये भी आंसर नहीं है, इसमें भी वन आ रहा तो इसमें भी आंसर नहीं है, तो ऑब्वियसली बचेगा कौन? बचेगा तो ये बचेगा, क्योंकि हमें एक चीज़ की क्लैरिटी है कि ऑप्शन जो स्टेटमेंट वन है वो तो सही नहीं है। तो स्टेटमेंट वन जिस भी ऑप्शन में रहेगा उस ऑप्शन को हमें सीधे कट कर देना, सीधे हटा देना। उसके बाद असर्शन रीजन में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, धर्मसूत्रा एंड धर्मशास्त्रों को कंपाइल किया जाता 500 BC के बाद। रीजन क्या बताया गया कि ब्राह्मण क्या करना चाहते थे, सोशल बिहेवियर का एक कोड बनाना चाहते थे, एक नियम बनाना चाहते थे। तो ब्राह्मणास लेड द कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर फॉर द सोसाइटी इन जनरल, एंड कैसे लोग बिहेव करें, मैरिज कैसा हो, किंगशिप कैसा हो, किंग को कैसे बिहेव करना चाहिए। ये जब आप किंगशिप कास्ट एंड क्लास चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। होप कि आपने उसको पढ़ लिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक हमने दे दिया है। एंड इसके अलावा हमने ब्राह्मणास के ऊपर, धर्मसूत्रा के ऊपर, मनुस्मृति के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी बनाए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। असर्शन क्यों सही है? क्योंकि 500 BC के बाद ही धर्मसूत्रा एंड धर्मशास्त्र को कंपाइल करने का सिलसिला शुरू किया जाता। क्यों किया जाता? क्योंकि ब्राह्मणों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो सोसाइटी के सोशल बिहेवियर को रेगुलेट करें, वो एक नॉर्म रखे, एक कानून बनाए जो कि आगे चल के सोसाइटी के सोशल बिहेवियर को, किंगशिप के कॉन्सेप्ट को, मैरिज के कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट करे, रेगुलेट करे। सो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र को कंपाइल करने का मकसद ही यही था कि सोसाइटी के सामने एक कोड यानी कि एक नियम सामने आ पाए। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजनिंग यानी कि जो स्टेटमेंट है, जो रीजनिंग वाला, दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एंड जितनी भी बाकी चीज़ें उनको आप सीधे डिसरिगार्ड कर सकते हैं। अगर आपने एक चीज़ में सिक्योरिटी रख ली है तो बाकी चीज़ों को डिसरिगार्ड कर दे, फालतू का टाइम वेस्ट करना हमारा मकसद नहीं है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि हमने जब सांची के स्तूप में देखा तो वहाँ पे जो द्वार थे यानी कि जो गेटवेज थे, वहाँ पे शैलभंजिका नाम से एक नृत्य करती हुई लड़की की तस्वीर थी जो टेढ़े फॉर्म में लटकाई गई है। तो ये क्यों लटकाया गया था? इसको जब हमने थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स चैप्टर पढ़ा तो उसमें देखा था कि ऐसी तस्वीर तो किसी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन नहीं है, तो फिर इसको क्यों दर्शाया गया? तो बाद में पता चला था कि शैलभंजिका ये जो नर्तकी की तस्वीर है जो कि डोरवेज पे, गेटवेज पे लगाई गई है, तोरण द्वार पे लगाई गई है सांची के स्तूप पे, वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि जो शैलभंजिका है उसको संस्कृत टेक्स्ट में, उसको वैदिक टेक्स्ट में ऑस्पिशियस सिंबल के नाम से देखा गया है। यानी कि ऐसा माना गया है कि ये ऐसा वो जो गेटवेज पे तस्वीर जो लगी है वो कुछ ऐसी है कि वो एक पेड़ को छू रही है। तो जो वैदिक टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग वो जिस पेड़ को छूती है उस पेड़ में फल आने शुरू होते हैं। तो जो शैलभंजिका इज अ फिगर विच इज सिम्बोलाइज्ड एज ऑस्पिशियस, जिसको कि ऑस्पिशियस मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान मानते हैं, भाग्यशाली मानते हैं, बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं। शैलभंजिका वॉज कंसिडर्ड टू बी द ऑस्पिशियस सिंबल। उससे पहले महापरिनिर्वाणा, तो महापरिनिर्वाणा के लिए स्तूपा को डिनोट किया जाता। स्ट्रेंथ एंड विजडम को दिखाने के लिए हम किसको डिनोट करते थे? एलिफेंट को। इसका जवाब आपको देना है। एंड सेरेमन को, यानी कि जो बुद्धा ने जिनको पहली बार प्रीच किया था, कुशीनगर में 4-5 शिष्य थे उनको प्रीच किया, उसको दर्शाने के लिए किसको सिंबलाइज किया जाता है? किस चीज़ को? एम्प्टी सीट को, व्हील को, या शैलभंजिका को, हाथी को, या स्तूपा को, किसको डिनोट किया जाता है? वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद जो 32nd नंबर क्वेश्चन दैट वी हैव इज, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट क्या है? द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। हड़प्पन सिविलाइजेशन में अर्बन सेंटर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, लेकिन मतलब यही है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में
अर्बन सेंटर का बहुत तगड़ा डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, यानी कि ऐसे फीचर्स जो हड़प्पा सिविलाइजेशन को बाकी सिविलाइजेशन से अलग करते थे, वो ये थे कि जिस तरीके से उन्होंने अपने ड्रेनेज सिस्टम को प्लान किया था, दैट वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पा सिटीज। एंड जो तीसरा स्टेटमेंट है वो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो रोड है एंड स्ट्रीट है वो ग्रिड पैटर्न में बनाए गए थे। ग्रिड पैटर्न मतलब ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ हमने देखा था कि ग्रिड पैटर्न नहीं बनाया गया था, 90 डिग्री पे दोनों चीज़ें बाइसेक्ट करती थी। तो द रोड्स एंड द स्ट्रीट्स वेर लेड डाउन अलोंग द ग्रिड पैटर्न। सो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में अर्बन सेक्टर्स का भी डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी ऐसा था जो बाकी के सिविलाइजेशन से हड़प्पा सिविलाइजेशन को अलग करता था। एंड द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वेर लेड डाउन द ग्रिड पैटर्न एंड बाइसेक्टिंग ईच अदर एट द परपेंडिकुलर और द 90 डिग्री। सो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद आपको अगेन एक कैरेक्टर को पहचानना, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे दी गई है। कैरेक्टर महाभारत से बिलोंग करता है, जैसा द्रोणाचार्य है वो वैसे ही ये भी कैरेक्टर महाभारत से ही बिलोंग करता है। इसके बारे में कहा गया कि ये जो कैरेक्टर वो राक्षस कुल से बिलोंग करता था, वो भीम से उसकी शादी होती है एंड वो मदर है घटोत्कच की। तो हमने देखा था जब हमने गंधर्व विवाह पढ़ा था, तो गंधर्व विवाह में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है किसका? घटोत्कच और भीम के विवाह का। ये राक्षस विवाह नहीं है, ये गंधर्व विवाह है। राक्षसी से विवाह जरूर हो रहा है लेकिन ये राक्षस विवाह नहीं है। आप अष्ट विवाह के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो आपको राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, चाहे अर्च विवाह हो, दैव विवाह हो, इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। उस अष्ट विवाह की भी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये गंधर्व विवाह था। हिडिंबा एक राक्षस राजकुमारी थी जो भीम से शादी करती है, फिर उनका एक लड़का पैदा होता है घटोत्कच, जो कि बहुत ज़्यादा बलशाली था। तो सुभद्रा भी नहीं है इसका सही आंसर, द्रौपदी भी नहीं है, गांधारी भी नहीं है। सुभद्रा की शादी तो वैसे अर्जुन से हुई थी तो वो ऐसे भी नहीं होगी। यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट करें, गांधारी माँ थी भीम की तो ऐसे ही नहीं हो सकता। सुभद्रा की शादी हुई थी किससे? अर्जुन से, तो वो ऐसे भी नहीं हो सकता। द्रौपदी वॉज द डॉटर ऑफ जो हमारे पांचाल के राजा थे द्रुपद, उनकी लड़की थी, तो राक्षस की तो लड़की है नहीं। तो ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद इज हिडिंबा, तो हिडिंबा ही आंसर होगी सही। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आपका काम बन सकता है, जरूरी नहीं कि आपको सारी चीज़ों को आने की ज़रूरत हो। उसके बाद 34वां क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक रूलर के बारे में बताया गया है, उस रूलर को देवनाम एंड पियदसी नाम से डिनोट किया गया। देवनाम पिय मतलब ऐसी चीज़ जो देवताओं को बहुत प्रिय हो, एंड पियदसी मतलब ऐसी चीज़ जो देखने में बहुत मनोरम लगे, देखने में बहुत सुहावना लगे। तो ऐसे नाम से इस रूलर को डिनोट किया गया है। एंड इस रूलर ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रूल किया था 268 से 232 BC के अराउंड। एंड इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने धम्म का बहुत प्रोपेगेशन किया, हाउ टू लिव द लाइफ अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, इसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया। कौन थे ये एम्परर? तो यहाँ पे आपके पास 3 क्लू है। थम्ब यानी कि बुद्धिस्ट वे ऑफ लिविंग को किसने प्रमोट किया? कौन बुद्धिज्म में कन्वर्ट करता खुद को? तो अशोका ही देवनाम पिय और पियदसी नाम से डिनोट मतलब जाने जाते हैं, क्योंकि जेम्स प्रिंसअप ने जब खारूस्टिया ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया तो वहाँ पे देखा कि अशोका नाम से बहुत कम डिस्क्रिप्शन में इनको कहा गया है। इनको ज़्यादातर देवनाम पिय और पियदसी नाम से ही डिनोट किया गया। देवनाम पिय मतलब ऐसी चीज़ जो भगवान के बहुत प्रिय, भगवान के लिए बहुत बेलवड हो। एंड पियदसी मतलब ऐसी चीज़ जिसको देखने में बहुत मजा आए। तो कहा रहे थे कि अशोका का जो फिजिकल स्ट्रक्चर था वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, इसलिए जब वो रूलर बनते हैं तो ऐसे टाइटल्स लेते हैं ताकि लोगों के नज़र में उनकी जो इमेज है वो बढ़िया बने। उसके बाद जो 35वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके सामने कुछ मैच द फॉलोइंग्स दिए गए, आपको मैच करना है। अलेक्जेंडर कनिंघम एंड फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट DG हमारे ASI के पहले। दयाराम सैनी द डिस्कवरी सील्स एट हड़प्पा, जिन्होंने सील्स को डिस्कवर किया। जॉन मार्शल अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन। एंड आर.एम. व्हीलर, जो उन्होंने मिलिट्री प्रिसीजन को आर्कियोलॉजी में लाया, स्ट्रैटिग्राफी को बहुत ज़्यादा स्मूथ किया। एंड इससे क्या हुआ कि आर्कियोलॉजी की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सबके अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन हमने सही से मैच कर लिया। दयाराम सैनी का मैच हुआ हड़प्पा सील्स के डिस्कवरी के साथ। अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट DG ऑफ ASI। जॉन मार्शल अनाउंसर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड R.M. व्हीलर वॉज द मिलिट्री ऑफिसर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG बनते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा हद तक एक्यूरेट करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाइंडिंग्स को। तो आप यहाँ पे जब ऑप्शंस देखेंगे तो आपको अगेन हमने आपको कहा ना कि आपको पूरी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत नहीं। आप अगर यहाँ पे देखिए, पहला क्या था मैच आपका अलेक्जेंडर कनिंघम, उनका मैच किससे होना? द फर्स्ट DG ऑफ ASI, पहला यानी A का 2 आंसर होना। इन चारों ऑप्शन ABCD में देखिए, A का 2 के साथ किस ऑप्शन में मिला? A का 2 के साथ ऑप्शन A में है, ना तो ऑप्शन B में, ना ही ऑप्शन C में, ना ही ऑप्शन D में। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, इन तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना आसानी से, क्योंकि A का आंसर तो A का जो स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट मैच कर सकते हैं वो तो 2 ही कर सकते हैं। तो ये जब स्टेटमेंट इकलौता ऐसा है जिसमें A को 2 से मैच किया गया, तो ऑब्वियसली बाकी सारे स्टेटमेंट गलत होंगे, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे, तो हम A को अपना आंसर चुनेंगे। जरूरी नहीं कि हमें सारी पर्सनैलिटीज़ को उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से मैच करना पड़े, अगर हमने एक भी कर लिया तो भी हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसका जो 37वां क्वेश्चन है वो ये है, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी गई, आपको बताने कि इनमें से कौन सा जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, इज आर करेक्ट। एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, 2 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। द फर्स्ट डायनेस्टी वॉज द संगम डायनेस्टी, ये बहुत सही है। संगम डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड बाय हरियर एंड बुक्काराय। उसके बाद तुलुब वेर रिप्लेस्ड बाय द अडिवेडु, अडिवेडु तुलुब के बाद आता है, ये भी सही है, कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद।
कृष्णदेव राय बिलोंग टू द सुलभ डायनेस्टी, ये गलत है क्योंकि कृष्णदेव राय बिलोंग कहाँ से करते थे, तुलभ डायनेस्टी से। एंड हरियर बुक्का वेर फ्रॉम अड़िविडु डायनेस्टी, हरियर बुक्का वेर द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो ऑब्वियसली वो अड़िविडु डायनेस्टी से होंगे नहीं क्योंकि ये तो सबसे आखिरी डायनेस्टी थी। तो हरियर बुक्का किससे होंगे, सबसे शुरुआती डायनेस्टी से जो संगम डायनेस्टी है। तो जो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट वो गलत है, बाकी जो पहला दूसरा स्टेटमेंट वो सही है। तो हमें ऑप्शन अब देखना है इसमें पहले और दूसरे स्टेटमेंट को सिंबलाइज करा गया, एम्फसाइज करा गया। तो ऑप्शन डी में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट का हमें ऑप्शन मिलता है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 36। उसके बाद 37 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वीड शेप ट्रेडिशन के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए एंड उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। पहले तो 3-4 लाइन बताया गया कि 12वीं शताब्दी में एक नया मूवमेंट शुरू होता है साउथ इंडिया में, जिसे हम लोग कहते हैं वीड शेप ट्रेडिशन। एंड ये अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है उस रीजन में, जिस रीजन में ये फैली थी एंड आज तक पूजी जा रही है, आज तक इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। आवर स्टैंडिंग ऑफ दिस ट्रेडिशन इज राइट फ्रॉम द वचन, जो वचन उस ट्रेडिशन के पुरुषों ने महिलाओं ने कंपाइल करा, उससे हम इस ट्रेडिशन के बारे में बहुत चीज़ें जानते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि इस ट्रेडिशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ पे आपके सामने 4 स्टेटमेंट है वीड शेप ट्रेडिशन के बारे में। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि ये जो ट्रेडिशन है वो केरला में मर्ज हुआ, या इस ट्रेडिशन के फाउंडर बसावना है, या इस ट्रेडिशन को नायनार ट्रेडिशन, मतलब इसके जो फॉलोअर्स हैं उनको नायनार्स कहा जाता है, या इस ट्रेडिशन ने थ्योरी ऑफ बर्थ को, मतलब जो रीबर्थ होता है, मतलब हमारे जन्म के बाद पुनर्जन्म होगा हमारे मृत्यु के बाद, उसको सपोर्ट किया। तो ना तो इसने रीबर्थ को सपोर्ट किया, ना ही ये केरला में मर्ज होता है, ये कन्नड़ यानी कि कर्नाटक में मर्ज होता है। एंड ना ही इसके फॉलोअर्स को नायनार्स कहा गया, इसके फॉलोअर्स को वीड शेप कहा गया या लिंगायत कहा गया। नायनार्स तो हमारे अलग कम्युनिटी थी, लिंगायत। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। दिस मीन कि इस ट्रेडिशन को बसावना ने फाउंड किया था, जो कि एक बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर थे, विजयला II, जो कलचुड़ी डायनेस्टी के किंग थे उनके, उन्होंने इस ट्रेडिशन को स्थापित किया। इसमें वो लोग क्या क्या करते थे, इष्टलिंग का कॉन्सेप्ट लाते हैं, स्टैटिक लिंग को पूजने से मना करते हैं, टेम्पल वर्शिप से मना करते हैं, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, विडो डी मैरिज को बहुत प्रमोट करते हैं। आगे इन सारी चीज़ों पे आप MCQ देखने वाले हैं हमारे आने वाले वीडियोस में। सो द 38th नंबर क्वेश्चन दैट वी हैव इज, यहाँ पे आपके सामने करेक्ट पेयर आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट है। चोलास तमिलनाडु में रूल करते थे, क्या ये करेक्ट है? फिर होशियालास उड़ीसा में रूल करते थे, क्या ये करेक्ट है? फिर सुल्तान्स कर्नाटक में रूल करते थे, क्या ये करेक्ट है? या गजपति डेक्कन में रूल करते थे, क्या ये करेक्ट है? तो सबसे पहले आपको बताना है कि गजपति उड़ीसा में रूल करते थे, तो गजपति डेक्कन में तो रूल करेंगे नहीं। डेक्कन में कौन करता था? सुल्तान करते थे। C और D तो ऐसे ही गलत हो, क्योंकि सुल्तान का मैच बैठेगा डेक्कन के साथ, कर्नाटक के साथ तो बैठेगा नहीं। एंड गजपति का हमारे पास मैच बैठेगा उड़ीसा के पास, तो C और D तो ऐसे ही गलत है। चोलास आर द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर आप देखेंगे होशियाला का अगर हम माने तो किससे होगा? उड़ीसा से तो हो नहीं सकता, क्योंकि उड़ीसा से गजपति का, तो B भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो द ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विथ इज चोलास, दोज वेयर एसोसिएटेड विद द तमिलनाडु। क्योंकि होशियाला को अगर हम माने कि होशियाला उड़ीसा से तो एसोसिएटेड थे नहीं, तो इनको भी हम लोग कट कर सकते हैं, क्योंकि गजपति उड़ीसा से एसोसिएटेड है। क्योंकि गजपति जब उड़ीसा से एसोसिएटेड है तो होशियाला नहीं हो सकते। एंड गजपति उड़ीसा से एसोसिएटेड है, ये हमें कब पता चला? जब हमने विजयनगर एम्पायर को देखा कि गजपति को जो कृष्णदेव राय को हराते हैं, डेक्कन सैटेलाइट को हराते हैं, उनको बहुत कंट्रोल में रखते हैं, फिर गजपति रूलर्स को हराते हैं जो उड़ीसा के थे। तो ये जो BCD ऑप्शन है वो गलत है। एंड जो A ऑप्शन है यानी कि चोलास तमिलनाडु में रूल करते थे वो एकदम सही है। तमिलनाडु की टेरिटरी में रूल करते थे। इंडियन ओशन पे, बंगाल की खाड़ी पे, अरेबियन सी पे इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता था। उसके बाद जो 39वां क्वेश्चन है, इसमें एक अगेन किसी कैरेक्टर को आपको पहचानना है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके सामने यहाँ दी गई है। वो एक राजपूत प्रिंसेस है, मेड़ता नाम का एक जगह था मारवाड़ में, वहाँ से आती है ये। एंड वो अपने आप को कृष्ण की बेलवड़ मानती थी, कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थी। कौन है ये पर्सनालिटी? सबको पता है कि कौन है ये पर्सनालिटी, एक राधा एक मीरा। सो दिस पर्सनालिटी इज मीराबाई। बाकी जो अंडल है वो भी विष्णु को भी अपना बेलवड़ मानती थी, लेकिन वो मारता से नहीं थी, वो साउथ इंडिया से थी, वो एक अलवर सेंट थी। तो यहाँ पे अगर आप एक स्टेटमेंट को केवल माने कि वो विष्णु को अपना बेलवड़ मानती हैं या विष्णु को पूजती हैं, तो मीराबाई और अंडल दोनों ही विष्णु को पूज रहा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि मीराबाई मारता से आती है, अंडल नहीं आती मारता से, अंडल साउथ इंडिया से आती है। तो यहाँ पे मीराबाई विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विल बी द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। नाउ जो 40वां नंबर क्वेश्चन है वो आपका अगेन स्टेटमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट देंगे, आपको बताया यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो कृष्णदेव राय रूल वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये भी सही है, क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सपेंशन किया एंड कंसोलिडेट भी करा, न केवल चीज़ों को जीता बल्कि उसको कंट्रोल भी करा, मेंटेन भी करा। एंड देयर वाज अ पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन हिज एम्पायर, बहुत सही है ये चीज़ कि उसके एम्पायर में शांति थी। उन्होंने डेक्कन सल्तनत से भी बना के रखा, नीचे जो रूलर्स थे उनसे भी बना के रखा, फिर पोर्चुगीज़ एम्बेसडर से भी बना के रखा। बहुत जितने भी प्रोस्पेरस चीज़ें हैं वो उनके टाइम में हो रही थी। देन ही इज़ ऑल्सो क्रिएटेड विद बिल्डिंग सम फाइन टेम्पल्स, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते हैं, चाहे विठल टेम्पल हो, हजारामा टेम्पल हो, सारे टेम्पल्स वो बनाते हैं। एंड द 4th स्टेटमेंट इज कि ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली आप सभी को पता है कि बैटल ऑफ तालीकोटा जो है वो कृष्णदेव राय के मरने के बाद हुआ था।
लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज कैसे किया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन्होंने राक्षसी तांगड़ी की बैटल लड़ी और उसमें हार गया। एंड आपको ऐसा लगे कि राक्षसी तांगड़ी की बैटल कोई ऐसी अननोन बैटल है, इसके बारे में शायद बुक में नहीं बताया गया आपको। तो आपको पहले यहाँ तो ये क्लियर कर दिया है कि राक्षसी तांगड़ी के बैटल को ही हम लोग बैटल ऑफ तालीकोटा कहते हैं। तो अगर बैटल ऑफ तालीकोटा में कृष्णदेवराय नहीं थे तो राक्षसी तांगड़ी के भी बैटल में नहीं होंगे। दैट मीन्स कि जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी के जो ऊपर 3 स्टेटमेंट है वो सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, 2 एंड 3 ऑप्शन बी, यानी कि ये जो 3 स्टेटमेंट है वो सही है एंड बाकी के जो स्टेटमेंट है वो गलत है। उसके बाद जो 41वां नंबर क्वेश्चन है, दैट इज यहाँ पे एक फिल्म में ब्लैंक्स आपको भरना है। एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक लाइन है, उसको उसमें से एक रीजन है उसके बारे में आपको बताना है, एक क्षेत्र है उसके बारे में बताना है। पहले चैप्टर से यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि हड़प्पस जब रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते थे तो वो लोग कॉपर लाने के लिए राजस्थान के किसी रीजन में जाते थे। किस रीजन में जाते थे? तो हमने आपको बताया था कि खेतरी नाम का एक रीजन था, वहाँ पे वो लोग जाते थे, जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है ना, हरियाणा से लगता है, वो वहाँ पे ये पड़ता है। अलवर भी एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो अलवर है वो आप अलवर और नायनाड सेंट से ना इसको कंपेयर कर ले। अलवर भी एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वहाँ नहीं जाते थे, खेतड़ी रीजन है वहाँ पे जाते थे। वहाँ पे इनको कॉपर अच्छे खासे मात्रा में मिल जाते थे, लेकिन फिर भी इनको कॉपर बाहर से मंगाने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि कॉपर वाज अ एक्सटेंसिवली यूज्ड मटेरियल एट दैट टाइम। देन द 42nd नंबर क्वेश्चन इज विच of the following teaching is not associated with the teachings of महावीर और जैन फिलोसफी की। जैन फिलोसफी और महावीर की टीचिंग्स के बारे में कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही नहीं है। वो क्या कहते हैं कि वर्ल्ड इज एनिमेटेड, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये जो स्टेटमेंट वो सही है, तो ये हमारा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड इज एनिमेटेड, वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी लिविंग बीइंग्स हैं। हमें टेबल का भी ध्यान रखना चाहिए, हम जिस कुर्सी पे बैठ रहे हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए, हमें जू का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें कीड़े मकोड़ा का भी ध्यान रखना चाहिए। देन अहिंसा का कॉन्सेप्ट वो सिखाते हैं। वो कहते हैं कि साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज नॉट रिलेटेड टू कर्म। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि वो लॉ ऑफ कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। जितने भी हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स थे उनमें सारे ही सेक्ट्स जो थे नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन बहुत सारे सेक्ट्स थे जो लॉ ऑफ कर्मा को भी नहीं मानते थे। जैनिज्म वाज वन ऑफ दोज फ्यू सेक्ट्स जो लॉ ऑफ कर्मा को मानता था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको एडहेयर करने को कहता था कि आप जैसा करेंगे वैसा ही भुगतेंगे। सो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज रिलेटेड टू कर्मा, ये तो जैनिज्म में कहा गया है। तो ये जो चीज़ है ये आपके सामने एसोसिएटेड, मतलब ये जैनिज्म में सही नहीं है। जैनिज्म में कहा गया कि लॉ ऑफ कर्मा डिक्टेट करता है आपके साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ को। सो दिस स्टेटमेंट विल बी द आंसर, क्योंकि बाकी के जो 3 स्टेटमेंट है, चाहे आप वर्ल्ड के एनिमेशन होने की बात करें, वर्ल्ड के एनिमेटेड होने की बात करें, अहिंसा की बात करें, या मोनास्टिक एग्जिस्टेंस जरूरी है, सारे ही लोगों को जिनको भी सैल्वेशन की प्राप्ति करनी है उनको कठिन तपस्या करनी चाहिए, ये फिलॉसफी भी जैनिज्म में है। लेकिन ये फिलॉसफी नहीं है कि आपको लॉ ऑफ कर्मा से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे अगले जन्म में कैसा भी कर्म करेंगे फिर भी आपका बढ़िया ही जन्म होगा। लेकिन जो जैनिज्म है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं प्रीच की जाती कि लॉ ऑफ कर्मा कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ कर्मा आपके बर्थ एंड रीबर्थ को नहीं डिक्टेट करता। वहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया, वहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करा गया। वो लोग बार बार कहते हैं कि द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज रिलेटेड टू कर्मा। सो दिस स्टेटमेंट विल बी द आंसर की। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे जब हमने नॉट लगा दिया, दिस इज नाउ नॉट एसोसिएटेड विद द जैनिज्म। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी द वन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ जैनिज्म, वो जैनिज्म की एक फिलॉसफी में से आएगा। उसके बाद जो 43वां क्वेश्चन है यहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड आपको बताने कि इसमें से बुद्धिज्म से रिलेटेड आपके सामने स्टेटमेंट आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है, नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि पिलग्रिम्स सच एज फाजियान एंड जो ज़ुएंज़ान, जिनको कहीं कहीं ह्वेनसांग भी कहा जाता है, ट्रैवल फ्रॉम चाइना टू इंडिया फॉर नॉलेज, तो ये दोनों सही में ट्रैवल करते हैं। फाजियान आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आएंगे एंड ये जो है ह्वेनसांग वो हमारे हर्षवर्धन के समय में आते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा ऑप्शन सही आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट है दैट इज बोधिसत्ता वाज वेयर प्रिसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग, उनको माना जाता था कि बहुत ज़्यादा दयालु है, ये भी सही है, बोधिसत्ता वेयर वेरी कंपैशनेट। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि बोधिसत्तास एक्यूमुलेटेड मेरिट थ्रू ईयर एफर्ट्स, वो खुद से मेहनत करके मेरिट हासिल करते हैं एंड उसको निर्वाण को अटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आधा सही है आधा गलत है। आधा कैसे सही है, वो लोग एफर्ट्स के थ्रू मेरिट हासिल करते थे, कोई जनजात मेरिट उनमें नहीं होती थी, बहुत सारे जो बोधिसत्ता थे वो तो शूद्र कैटेगरी से आते थे, लेकिन उस मेरिट को वो लोग निर्वाण को प्राप्ति के लिए, निर्वाण मतलब सैल्वेशन की प्राप्ति के लिए नहीं यूज़ करते थे। उनका काम क्या था कि जो भी नॉलेज उन्होंने गैदर किया है उसको कम्युनिटी में रहकर ही लोगों के सामने प्रसारित करें ताकि ह्यूमैनिटी का भला हो पाए। सो दे डिड नॉट अबैंडन द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड को नहीं छोड़ते थे, वो निर्वाण को अटेन नहीं करते थे। तो इस नॉलेज का इस्तेमाल वो निर्वाण को अटेन करने के लिए नहीं करते थे। सो दे डिड नॉट यूज इट टू अटेन निर्वाण। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही होगा कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिलेटेड टू बुद्धिज्म। इसमें ये तो सही है कि जो बोधिसत्तास थे जो मतलब बुद्धा बनने के मार्ग पे, उनको हम लोग बोधिसत्व कहते हैं। तो जो बोधिसत्व हैं ये मेरिट अपने एफर्ट्स के थ्रू प्राप्त करते थे, लेकिन मेरिट का इस्तेमाल लोगों के भलाई के लिए करते थे, वो निर्वाण प्राप्ति के लिए मेरिट का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो यहाँ पे लिखा गया कि निर्वाण प्राप्ति के लिए वो मेरिट का इस्तेमाल करते थे, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा। एंड अगेन हमारा जो
महायान है वो सही में ग्रेट व्हीकल डिनोट करता है, हेलियान लेसर व्हीकल, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ये जो ABD है वो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो द C स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ऑब्वियसली जो आपके सामने क्या कहा गया कि जो अब स्टेटमेंट नहीं सही है वही आपका सही आंसर है। तो आपको ये जो C स्टेटमेंट है वो आपका सही आंसर होगा। देन द 44th नंबर क्वेश्चन इज, यहाँ पे सूफीज़म से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास सूफीज़म का। यहाँ पे आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गया, आपको बताने कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सबसे पहली चीज़ कि सूफीज़म की शुरुआत हुई कैसे हुई, दे टर्न टू एसेटिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मटेरियलिज्म। जैसे जैसे भौतिकवाद बढ़ता गया, एक्सपेंशनिज्म बढ़ता गया, वैसे वैसे सूफीज़म की शुरुआत हुई। ये स्टेटमेंट भी सही है। दे साउट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। वो किसी और आदमी से सुन के कुरान को इंटरप्रेट नहीं करना चाहते थे, वो खुद के एक्सपीरियंस से, खुद उस शाम को खुद जिक्र करके कुरान को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। ये स्टेटमेंट भी सही है। अमीर खुसरो वॉज द डिसाइपल ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ये भी सही है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय डिसाइपल थे, सबसे डियरेस्ट डिसाइपल थे। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। जो चौथा स्टेटमेंट है उसके बारे में देख ले, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिसैन से आते थे। ईरान में एक रीजन है सिसैन, वो सिसैन से आते थे। एंड चूंकि जब इन्होंने चिश्ती सूफीज़म को अपना लिया तो वो फिर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से जाने गए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती वॉज फ्रॉम दिल्ली। वो दिल्ली से नहीं थे, वो अजमेर से थे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है। दिल्ली से कौन थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। सो हेयर 1, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। बाकी जो चौथा स्टेटमेंट वो गलत है। तो यहाँ पे आपका चौथा स्टेटमेंट का जिक्र ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। फिर आपके सामने ऑप्शन बी में भी चौथा स्टेटमेंट का जिक्र है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। बचा क्या? ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हमें ऑप्शन ए को अपना सही आंसर चुनना है। अगेन आपके सामने अब आता है एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है कि कृष्णदेव राय का जो रूल था दैट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन, कि उनके रूल में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन होता। रीज़न क्या था कि विजयनगर किंगडम को बड़ा करना था, तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर के बीच की जितनी भी टेरिटरीज उसको जीतना था। तो एसर्शन भी सही है एंड रीज़न भी सही है, क्योंकि जो विजयनगर किंगडम था वो इनके ही रूल के दौरान पूरी की पूरी तुंगभद्रा रिवर है एंड कृष्णा रिवर उसके टेरिटरीज को रूल करता है एक टाइप पे। Territory was most expanded during the reign of Krishnadev Rai. So assertion is also correct and the reason is also correct, and reason is the correct explanation of option, and reason is the correct explanation of assertion, यानी कि R is the correct explanation of A. So कृष्णदेव राय के रूल के दौरान एक्सपेंशन हुए, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुई एंड इससे क्या हुआ, क्या रीजन थे इसके? टू एक्वायर द टेरिटरी बिटवीन तुंगभद्रा एंड द कृष्णा रिवर। सो A and R are true and both A and R are true, and तो यहाँ पे both A and R are true and R is the correct explanation of A। उसके बाद यहाँ पे 46वें क्वेश्चन में आपके सामने एक तस्वीर दी गई है। तस्वीर में अगेन आपको कहा जाता है आप कभी भी बुक पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आप जितने भी फोटोज़ हैं उनको देख लें या जितने भी सोर्सेज उनको देख लें। बाकी आप किसी के भी लेक्चर्स को देख लेंगे, चाहे मेरे या किसी भी अदर चैनल के लेक्चर्स को, सब ने बढ़िया पढ़ाया तो आपका जितना भी काम है वो हो जाएगा। लेकिन सोर्सेज के बारे में कोई कितना ही पढ़ाएगा, सोर्सेज आपको खुद से ही देखने पड़ेंगे एंड जो पिक्चर्स हैं उनको भी आपको खुद से ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फिगर आपके सामने दिया गया है, आपको बताने की किस स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करता है। जब हमने थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स चैप्टर में ये देखा था कि कैसे जो हिस्टोरियंस है वो तस्वीरों के माध्यम से स्कल्पचर्स को डिसाइफर करते हैं, तो वहाँ पे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का जिक्र आया था कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में जो चीज़ें बनाई गई है उनको ये जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे वो आसानी से डिसाइफर कर लेते हैं, क्योंकि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ना थोड़ा बहुत ग्रीक आर्किटेक्चर से मिलता है। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बोधिसत्व की तस्वीर है, बुद्ध की तस्वीर नहीं है, बोधिसत्व जो बुद्धाहुड के मार्ग में रहते हैं, यानी जो एनलाइटनमेंट के मार्ग में रहते हैं, इनके बारे में ऊपर हमने जिक्र करा है कि जो मेरिट से, अपने एफर्ट से मेरिट को प्राप्त करते हैं, उस मेरिट का इस्तेमाल यानी कि उस नॉलेज का इस्तेमाल वो कम्युनिटी की भलाई के लिए करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, चीज़ों को प्रीच करते हैं एंड वो निर्माण की प्राप्ति नहीं करते। तो एक बोधिसत्व की यहाँ पे इमेज है जिसको गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के तहत बनाया गया है। दिस इज द फॉर्म ऑफ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। यहाँ पे आपके 46वें क्वेश्चन का अंत होता है। सेक्शन बी हमने खत्म कर दिया। जो भी विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि बुद्धा फाउंडेड डैश फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स, कि बुद्धा ने किस चीज़ की स्थापना करी मंक को ऑर्गेनाइज करने के लिए। खानका की स्थापना तो नहीं करी हुई, ये तो सूफीज़म का कॉन्सेप्ट है। चर्च का भी नहीं करा होगा क्योंकि ये तो आपका क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है। टेम्पल्स का भी नहीं करा होगा क्योंकि ये तो हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है, हालांकि बुद्धिज्म में भी टेम्पल्स है। लेकिन संघ विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। अगर आप संघ और टेम्पल में कंफ्यूज है तो आपको याद रखना चाहिए संघ क्या था। संघ वॉज द इंस्टीट्यूशन दैट यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ऑल द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धा फाउंडेड द संघ एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मंक्स, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो दीज वर द क्वेश्चंस इन द सेक्शन बी। हमने देखा कि कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे। 2 असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया एंड वो भी बहुत ईजी था। तो अभी तक आपने एक चीज़ देख लिया कि आप अगर लेक्चर्स देख लेते हैं हमारे या किसी और के भी एंड MCQs को सॉल्व कर लेते हैं तो योर वर्क विल बी डन, आप रेडी टू गो हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं। एंड अगेन आपने अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो हमने इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए।
तो अगर आप फिर भी क्विट करना चाहते हो तो प्लीज़ डोंट क्विट, क्योंकि आगे जितने भी सेक्शन है वो बचे हुए सेक्शन सी बचा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सामने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड उसके बाद जो मैप है वो तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे चल के देख लेते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एंड द मैप। तो अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी को अटेम्प्ट करते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपके सामने 2 सोर्सेज दिए जाएंगे, हर एक सोर्स से 6 क्वेश्चन है एंड आपको अटेम्प्ट इसमें से कितना करना है, 10 क्वेश्चन करने। 12 में से 10। पिछले जो क्वेश्चंस थे उनमें 22 क्वेश्चंस में से आपको कितना करना था, 18 अटेम्प्ट करना था। पहले हमने देखा 24 क्वेश्चन सेक्शन ए में थे, उसमें से 20 करना, फिर सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन है, उसमें से 18 करना है। तो इसमें से सबसे बढ़िया चीज़ जो इस बार सीबीएसई ने करी है, ना केवल उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रख के आपका काम आसान किया, बल्कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से आपको सारा नहीं अटेम्प्ट करना। एंड जब सारा नहीं अटेम्प्ट करना तो हो सकता है कि जैसे आपका ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपको नहीं आता तो आप इसको हटा सकते हैं। मतलब सेक्शन बी में से जो 22 क्वेश्चन है उसमें से 4 क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आते तो भी आप फुल्ली मार्क्स अचीव कर सकते हैं, फुल्ली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोविजन से आपका काम और आसान हो जाता है एंड इट इज़ नाउ ऑब्वियस फॉर यू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू वॉच आवर लेक्चर्स एंड एमसीक्यू सीरीज। शुरुआत करते हैं सेक्शन सी के केस बेस्ड क्वेश्चन से। सबसे पहला जो सोर्स है वो आपका 3rd चैप्टर किनशिप कास्ट एंड क्लास से है। यहाँ पे द्रौपदी वाला सोर्स है। द्रौपदी वाला सोर्स मतलब ये चीरहरण हो चुका है एंड चीरहरण में हमने क्या देखा था कि युधिष्ठिर क्या करते हैं, अपनी वाइफ को भी दांव पे लगा देते हैं। तो हमने क्या देखा था किनशिप कास्ट एंड क्लास वाले चैप्टर में, थोड़ी बहुत वुमेन के अस्तित्व पे भी, वुमेन स्टेटस पे भी चर्चा की गई थी। तो वहाँ पे हमने महाभारत को रेफर किया था, वहाँ देखा था कि कैसे युधिष्ठिर जो है वो अपने खुद को हारने के बाद द्रौपदी को दांव पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये पूछती है द्रौपदी कि 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक ओपिनियन ये आता है, द्रौपदी ने पूछा कि अगर आपने खुद को हरा दिया है, अगर आपने खुद को हरा दिया तो हमें क्यों स्टेक पे लगा, क्योंकि आई एम द पार्ट ऑफ यू। तो अगर आप खुद ही पहले हार चुके हैं तो व्हाई देयर वाज अ नीड कि आप मुझे स्टेक पे लगा। दूसरी चीज़ कि अगर युधिष्ठिर खुद ही एक हारे हुए हैं तो वो तो किसी चीज़ को दांव पे नहीं लगा सकते। दैट एन अनफ्री मैन, यानी कि गुलाम, क्योंकि जब वो खुद को हार गया तो वो गुलाम होगा। तो गुलाम किस चीज़ को दांव पे नहीं लगा सकता, क्योंकि गुलाम के अख्तियार में कोई भी चीज़ नहीं होती। गुलाम इज़ द वन दैट पोजेस नथिंग, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। सो द्रौपदी सपोज टू हैव आस्क्ड युधिष्ठिर वेदर ही हैड लॉस्ट हिमसेल्फ बिफोर स्टेकिंग। सपोज द्रौपदी से ये उम्मीद की गई कि ये पूछेंगे, क्योंकि 2 ओपिनियंस आते हैं। एक ओपिनियन ये आता है कि एक ओपिनियन ये कि द्रौपदी शायद ये पूछे कि युधिष्ठिर ने उनको दांव पे क्यों लगाया जबकि वो खुद को हार चुके थे। एंड जब उन्होंने खुद को हार दिया तो द्रौपदी को भी हार दिया, बिकॉज द्रौपदी एज बीइंग अ वाइफ ऑफ युधिष्ठिर वो उनका एक पार्ट है। एंड द सेकेंड ओपिनियन वाज कि चूंकि युधिष्ठिर खुद को हार गए हैं, नाउ ही इज एन अनफ्री मैन, तो वो कैसे किसी और को, ना केवल द्रौपदी को बल्कि किसी और को भी कैसे दांव पे लगा सकते हो। 2 आपके सामने ओपिनियंस आते हैं एंड उसके बाद अल्टीमेटली कुछ मसला हल नहीं होता है तो धृतराष्ट्र क्या करेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए जितने भी पांडव हैं उनको फ्री कर देते हैं, द्रौपदी को भी फ्री कर देते हैं। एंड बाकी फिर उसके बाद अज्ञातवास का जो सिलसिला है वो तो आपने देखा ही है, जो वनवास मिलेगा फिर अज्ञातवास मिलेगा। तो इस सोर्स से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन अब आप देखें। टू whom did द्रौपदी ask this question after losing the dice game? किससे क्वेश्चन पूछ रही है द्रौपदी? तो ऑब्वियसली युधिष्ठिर से पूछ रही है, क्योंकि युधिष्ठिर ही तो लड़ रहे थे ना, जो द्वित कीड़ा है डाइस गेम, ये कौन खेल रहा था, दुर्योधन और युधिष्ठिर। उसके बाद व्हाई इज द्रौपदी रेजिंग दिस क्वेश्चन, क्यों द्रौपदी इन सवालों को पूछ रही है। वो इसलिए पूछ रही है क्योंकि शी वांटेड टू नो हर पोजीशन एज वाइफ, की उनकी पोजीशन क्या है। क्या वो युधिष्ठिर की अपनी खुद की पार्ट है? अगर वो युधिष्ठिर की ही पार्ट होती, क्योंकि वो अर्धांगिनी है, तो उनको तो युधिष्ठिर लगा ही नहीं सकते दांव पे, क्योंकि जब वो खुद को हार गए तो द्रौपदी को भी हार गए। या वो अपने आप को युधिष्ठिर से अलग मानती है, या युधिष्ठिर उनको अपने आप से अलग मानते हैं। अगर अपने आप से अलग मानते फिर भी उनको दांव पे नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि वो जब अनफ्री हो गए, वो खुद को हार गए। अगर देखें 2 कॉन्सेप्ट है, अगर द्रौपदी और युधिष्ठिर दोनों एक ही है, द्रौपदी प्लस युधिष्ठिर कर लेते हैं, तो इफ दे बोथ आर द सेम, यानी कि एक ही हिस्से के पार्ट है, क्योंकि एज बीइंग अ वाइफ एंड हस्बैंड, जो कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में अर्धांगिनी का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो युधिष्ठिर खुद को हारने के बाद द्रौपदी को नहीं लगा सकते दांव पे, क्योंकि शी वॉज हिज वाइफ। लेकिन अगर युधिष्ठिर द्रौपदी को अपने आप से अलग मानते हैं, फिर भी द्रौपदी को दांव पे नहीं लगाया जा सकता था, बिकॉज युधिष्ठिर वॉज नाउ अनफ्री मैन। जब युधिष्ठिर लास्ट में खुद को हार जाता है तब तो वो गुलाम होगा, एंड गुलाम के अंदर तो कोई चीज़ होती नहीं। अगर द्रौपदी को एक सेपरेट एंटिटी भी माना जाए, सेपरेट एंटिटी मतलब सेपरेट कैरेक्टर भी माना जाए, फिर भी युधिष्ठिर उनको दांव पे नहीं लगा सकते थे। तो शी वॉज बेसिकली कीन टू नो हर पोजीशन एज अ वाइफ, कि आप हमें क्या मानते थे, क्या सोच के आपने हमें दांव पे लगा। शी डिड नॉट वांट टू चैलेंज द कौरवास, की पांडवा को इंस्टिगेट करे वॉर के लिए। अगर ऐसा होता तो थोड़ी दिनों वॉर हो जाता, 13-14 साल क्यों लगे। उसके बाद 49वां क्वेश्चन है, हाउ डिड द्रौपदी रिएक्ट टू हर ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट। यहाँ पे आप ना कॉमन सेंस के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि सी रेज लीगल इशू ऑफ प्रॉपर्टी एंड लैंड ओनरशिप, प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप, उन्होंने प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप के मुद्दों को उठाया। तो ये सारी चीज़ें उस जमाने में होती नहीं थी। देन शी चैलेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैट्रियार्कल मैरिज, ऐसा भी उन्होंने नहीं उठाया था। शी सिम्बलाइज द फिगर ऑफ एन अल्टीमेट लॉर्ड, मास्टर एंड ओनर, उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। शी वॉट बेसिकली डिड शी क्राइड इन एग्नी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी वो। एंड शी वॉज वेरी ह्यूमिलेटेड एज बीइंग द वे शी वॉज ट्रीटेड फॉर बीइंग द वाइफ ऑफ युधिष्ठिर, कि
जब युधिष्ठिर ने उनको खुद दांव पे लगा दिया, फिर जो चीज़ें हुई, चीरण हुआ, वो तो सबको ही पता है। सो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट कि शी क्राइड इन शॉक, बहुत ज़्यादा वो चिंतित थी, वो बहुत ज़्यादा एगोनी यानी कि आप कह लें तो बहुत ज़्यादा पेन में रहती है एज पर द ट्रीटमेंट दैट शी रिसीव्ड बीइंग द वाइफ ऑफ युधिष्ठिर, कि उनको युधिष्ठिर की वाइफ होने का क्या ये सिला मिला है। उसके बाद जो 50वां क्वेश्चन है कि हाउ डिड धृतराष्ट्र रीच एट द एंड, धृतराष्ट्र कंक्लूड कैसे करते, तो वही हाउ ही कंक्लूडेड, हमने देखा कि वो क्या करते हैं, पर्सनल फ्रीडम दे देते हैं पांडवों को भी, द्रौपदी को भी, तो इन दैट वे ही कंक्लूडेड। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। बहुत ईजी क्वेश्चन, अगर आपसे सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अगर आपने सोर्स पढ़ा ही नहीं है तब आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं कि अगर आपने सोर्स नहीं पढ़ा तो आप सीधे उसको छोड़ दें, फिर भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाए, जैसे ये जो सोर्स है वो तो बहुत आसान है। तो एंड अगर आपने सोर्स पढ़ा तब तो आप आंख बंद करके भी सारे ऑप्शंस को आपको देखने की जरूरत भी नहीं, आप क्वेश्चन को देखेंगे सीधे आपके सामने जवाब होगा। ऐसा देखिए कि धृतराष्ट्र ने कैसे इसको कंक्लूड करा, तो उन्होंने पांडवों और द्रौपदी को क्या किया, पर्सनल फ्रीडम दे दिया। इन दैट वे ही कंक्लूडेड द सेशन। उसके बाद 51वां क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू इवैल्यूएट द पोजीशन ऑफ द्रौपदी एज अ वाइफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस केस। इस केस, इस एग्जैम्पल को पढ़ने के बाद आप द्रौपदी के पोजीशन को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, द्रौपदी के पोजीशन को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। वो अभी क्या कर रही हैं, वो ऑब्जेक्ट कर रही हैं। शी वॉज ऑब्जेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के बिहेवियर को ऑब्जेक्ट कर रही है, उन पर सवाल उठा रही है कि वाई यू डिड दिस, क्यों आपने ऐसा किया। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा कहीं नहीं मेंशन है कि शी वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, क्योंकि उसी चीज़ को तो पूछा जा रहा है यहाँ पे। इस एग्जैम्पल में कहीं भी ये श्योर तो नहीं करा गया कि शी वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ युधिष्ठिर। यहाँ पे दो ओपिनियंस, या तो युधिष्ठिर की प्रॉपर्टी है या उनकी अर्धांगिनी है। तो अगर उनकी प्रॉपर्टी है तो युधिष्ठिर को दांव पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो जब खुद ही सब कुछ हार गए तो किसी और को कैसे दांव पे लगाएंगे। अगर उनकी अर्धांगिनी है तो किसी ने उनको अधिकार दिया अपने आप को हारने के बाद उनको दांव पे लगाने का। सो शी इज नॉट कंसिडरिंग हरसेल्फ एज द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड, ना ही वो फैमिली को अपना राइट दे रही है, वो बेसिकली अपने डिसीजन, अपने हस्बैंड द्वारा लिए गए डिसीजंस को ऑब्जेक्ट कर रही है, उन पर सवाल उठा रही है। उसके बाद 52वां जो क्वेश्चन है, हाउ वेर द द्रौपदीज क्वेश्चन रिलेटेड टू वुमेनहुड। यहाँ पे महिलावाद के लिए यानी कि जो वुमेनहुड है उसके लिए किस तरीके से ये क्वेश्चन रिलेवेंट है। तो व्हाट क्वेश्चंस शी इज आस्किंग, किस क्वेश्चन को वो उठा रही है। तो शी इज आस्किंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ वुमेन, कि हमारी स्टेटस क्या है। क्योंकि यहाँ पे दो ओपिनियन है, एक या तो हम जिससे ब्याह करते हैं उनके पार्ट होगा, तो हमने अगर युधिष्ठिर से शादी की एंड अब हम अगर उसके पार्ट हुए, इनडिस्पेंसेबल पार्ट जिनको अलग नहीं किया जा सकता, तो युधिष्ठिर हमें दांव पे नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने हमें दांव पे लगाने से पहले खुद को हार लिया है। जब उन्होंने खुद को हार लिया है तो कैसे हमें दांव पे लगा सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमें अर्धांगिनी नहीं मान रहे, अगर वो हमें प्रॉपर्टी मान रहे, तो भी उनको किसने अधिकार दिया खुद को हारने के बाद हमें दांव पे लगाने का। क्योंकि अगर मालिक ही हार गया तो मालिक के अंदर आने वाली सारी पोजीशंस तो ऑलरेडी जो जीतने वाला उसके हाथ में है। तो क्यों वो युधिष्ठिर खुद को हारने के बाद, इवन तो वो द्रौपदी को अपना पार्ट नहीं मानते थे, अपना प्रॉपर्टी मानते थे, फिर भी वो उसको दांव पे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अब वो खुद को हार चुके हैं। सो दीज वर द टू कॉन्ट्ररी ओपिनियंस। द्रौपदी यहाँ पे क्या कर रही है, वो पैट्रियार्कल नॉर्म्स के अगेंस्ट भी नहीं है, वो बेसिकली एक स्टेटस, वुमेन का क्या स्टेटस होता है उसके ऊपर क्वेश्चन कर दी कि ये हमें क्लैरिफाई करके दो, कैसे आप ट्रीट करते, कैसे आप अपने वाइफ को ट्रीट करते। दिस इज नॉट द वे अ वाइफ शुड बी ट्रीटेड, जैसा आपने अभी किया। तो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जैम्पल। यहाँ पे 6 क्वेश्चन हैं, आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगेन जो हमारा सोर्स है बी, एंड देखिए ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपके टोटल 12 क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि पहले से 5 करना, दूसरे से 5 करना, टोटल आपके 12 में से 10 करने। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि दूसरे एग्जैम्पल में से 6 कर लें एंड जो पहला एग्जैम्पल है उसमें से 4 ही कर, या पहले में से 6 कर लें एंड जो दूसरा एग्जैम्पल है, दूसरा सोर्स है, दूसरा केस उसमें से 4 ही कर। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस बी एग्जैम्पल में से 5 करना और ए एग्जैम्पल में से 5 करना, दोनों में से आप 6-4 या 6-4 के रेशियो में कर सकते हैं। कुल मिला के जो 12 क्वेश्चन है उसमें 10 करना, तो 4-6 के रेशियो में करें या 6-4 के रेशियो में करें, बात बराबर है। उसके बाद जो एग्जैम्पल है ये हमारा भक्ति सूत्र एडिशन का, यहाँ पे कबीर से रिलेटेड एग्जैम्पल है। कबीर क्या कह रहा है, टेल मी ब्रदर हाउ कैन देयर बी नो वन लॉर्ड बट ऑफ द वर्ल्ड बट टू, कि कैसे एक दुनिया में 2 भगवान हो सकते हैं, 2 अलमाइटी हो सकते हैं। हु लेड यू सो एस्ट्रे, आपको किसने भ्रमित किया है। गॉड इज कॉल्ड बाय मेनी नेम्स, की गॉड को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि, हजरत, सब एक ही अलमाइटी के नाम है। गॉड को आप एक गोल्ड की तरह मान, जैसे गोल्ड को आप चूड़ी के आकार में शेप कर सकते हैं, ज्वेलरी के आकार में शेप कर सकते हैं, एंकलेट पायल के आकार में शेप कर सकते हैं, ऐसे गोल्ड को, ऐसे ही अलमाइटी यानी कि गॉड को आप अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं। तो गोल्ड मे बी शेप्ड इनटू रिंग्स एंड बैंगल्स, बट इससे गोल्ड सिल्वर नहीं हो जाता, या इससे गोल्ड कॉपर नहीं हो जाता, गोल्ड गोल्ड ही रहता है। चाहे उसको आप बैंगल में शेप करें, चाहे आप उसको रिंग में शेप करें, चाहे आप उसको एंकलेट में शेप करें। ऐसे ही गॉड अगर आप अलग नाम से किसी गॉड को पुकारते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गॉड अलग हो गया, गॉड वही है, बस आपने उसको अलग फॉर्म दिया। सो इज नॉट इट ऑल द गॉड आर सेम, ऑल द गोल्ड आर सेम। गोल्ड को यहाँ पे गॉड से बेसिकली वो कंपेयर कर रहा है। वो जैसा कह रहे हैं कि जैसे हम गोल्ड को अलग अलग आभूषणों में शेप कर सकते हैं, वैसे कि गॉड को अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड ने अपना अस्तित्व खो दिया है, या गोल्ड सिल्वर हो गया है, गोल्ड कॉपर हो गया। गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, ऐसे ही गॉड गॉड ही रहेगा। गॉड तो एक ही, अलमाइटी तो एक ही, चाहे उसको हम अल्लाह नाम से पुकारे, करीम नाम से पुकारे, रहीम नाम से पुकारे, हजरत नाम से पुकारे, राम नाम से पुकारे, कृष्ण नाम से पुकारे, हरि नाम से पुकारे।
एंड इसके बाद एक और चीज़ कहते हैं कि डिस्टिंक्शंस आर ओनली वर्ड्स वी इन्वेंट, कि ये जो फ़र्क है वो हमारे केवल शब्दों का, हमारे अल्फाजों का। एंड वो यहाँ पे बेसिकली दो कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, हिंदू एंड मुस्लिम। वो कहते हैं इन दोनों में से कोई भी भगवान को नहीं प्राप्त होने वाला, इन दोनों में से कोई भी सुप्रीम जो गॉड है अलमाइटी उनको नहीं प्राप्त होने वाला। क्यों? क्योंकि एक जो है वो बकरे को काटता है, एक गाय को काटता है, एक बकरे को काटता है, एक गाय को काटता है। दे वेस्ट देयर लाइफ इन डिस्प्यूटेशन। वो पूजा तो एक ही गॉड की करते हैं लेकिन इनको कोई भी नहीं मिला, क्योंकि एक गाय को काटता है, एक बकरे को काटता है, एंड दोनों पूरी जिंदगी आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं। तो यहाँ पे कबीर किन चीज़ों पे फोकस करते हैं? यहाँ पे वो कबीर एक तो सबसे पहले मोनोथीस्टिक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि भाई गॉड एक ही है, चाहे आप अलग नामों से पुकार। दूसरी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं रिचुअल्स को वो हटा रहे हैं, जो ये कुर्बानी की रिचुअल्स होती है हिंदुज़म में भी, जो आपके इस्लाम है उसमें भी, इसको भी वो लोग इसको भी कबीर डिसरिगार्ड कर रहा है। इसके बाद कबीर यहाँ पे हार्मनी का भी मैसेज दे रहा है कि आपको डिस्प्यूट में नहीं लड़ना, क्योंकि आप भी सेम गॉड की पूजा करते हैं, सामने वाला भी सेम गॉड की पूजा करता है। नाम अलग हो सकते हैं, जैसे गोल्ड को हम एंकलेट में भी शेप कर सकते हैं, रिंग्स में भी शेप कर सकते हैं, बैंगल्स में भी शेप कर सकते हैं। ऐसे ही गॉड को अलग अलग नाम से पुकारा जा सकता है। यहाँ पे तीन चीज़ें, एक तो मोनोथिस्टिक अप्रोच को पूजा जा रहा, एंड निर्गुण यानी कि फॉर्मलेस, हमने नहीं देखा कि कैसा फॉर्म है। उसके बाद वो यहाँ पे रिचुअल्स को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंड उसके बाद हार्मनी का संदेश दे रहे हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच। तो आप इस एग्जैम्पल से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करें। आइडेंटिफाई द कोनोटेशन ऑफ कबीर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, कि भाई किस चीज़ को कबीर हाईलाइट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ही इज हाईलाइटिंग हियर द मोनोथिस्टिक एस्पेक्ट, क्योंकि पॉलीथिस्टिक एस्पेक्ट को तो वो क्रिटिसाइज करता है, एथिस्ट तो वो थे नहीं, थियोक्रेटिक तो वो थे नहीं, तो मोनोथिस्टिक एस्पेक्ट वो इज अ थिंग दैट कबीर इज हियर एम्फसाइजिंग। उसके बाद हमारे पास आता है कबीर यूज डिफरेंट नेम्स फॉर गॉड और सुप्रीम पावर, व्हाट वन कैन इन्फर फ्रॉम दिस। कबीर ने अलग अलग नाम लिए हैं गॉड को डिनोट करने के लिए। इसका मतलब क्या है? व्हाट वन कैन इन्फर फ्रॉम दिस, कि वो सगुन भक्ति में फेथ रखते थे, ये भी गलत है। रिचुअल्स को वो तरजीह देते थे, यानी कि रिचुअल्स को मानते थे एक तरीका जिससे वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो ही वॉज बेसिकली प्रीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। उन्होंने एक गॉड को अलग अलग नाम से पुकारा, दैट मीन्स कि नाम अलग हो सकता है लेकिन रियलिटी अल्टीमेट जो वो सबके लिए एक ही है। हिंदुज़म में भी वही है, इस्लाम में भी वही है, सिखिज्म में भी वही है, क्रिश्चियनिटी में भी है। वहाँ पे आप वर्शिपिंग जो आइडल वर्शिप है उसको भी कबीर डिसरिगार्ड कर रहे हैं, रिचुअल को भी कबीर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंड सगुन भक्ति के तो वो प्रमोटर थे ही नहीं, वो तो निर्गुण भक्ति के प्रमोटर थे। जब हमने कबीर को पढ़ा भी था तब भी आपने देखा था कि वो निर्गुण भक्ति यानी कि फॉर्मलेस जो गॉड होता है उसको प्रमोट करता था। इसीलिए तो वो इस्लाम एंड हिंदुइज्म सबको एक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे ही लोग मोनोथिस्टिक रिलीजन है, उनका ये मानना है कि गॉड कोई फॉर्म नहीं होता, गॉड का कोई फॉर्म नहीं, गॉड इज फॉर्मलेस। उसका जो अगला क्वेश्चन है कि हाउ हैज़ कबीर्स कंपोजिशन प्रमोट कम्युनल हार्मनी एट लार्ज, कि कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट करा कम्युनल हार्मनी को इस्टेब्लिश करने में। तो कबीर क्या करते थे कि वॉज हिंदू बाय बर्थ, तो इससे भी कोई हमारा रिलेशन नहीं है। अगर वो हिंदू है तो इससे क्या इस्लाम के लोगों को क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड इफ ही इज इस्लामिक बाय बर्थ तो इससे हिंदुज़म के लोगों को क्या इफेक्ट पड़ता है। सी और डी तो कहीं से भी कम्युनल हार्मनी को प्रमोट नहीं कर रहा। अगर आप ऑप्शन बी को देखेंगे तो ही क्वेश्चन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन तो किया, लेकिन इससे कम्युनल हार्मनी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इसको हम थोड़ा सा भी प्रोबेबल आंसर माने तो ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है कि कबीर सारे ही गॉड को एक ही मानते हैं। कबीर मेंशन अबाउट वन गॉड इन ऑल, सब में एक ही गॉड है, चाहे इस्लाम हो, हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म, सब में एक ही गॉड है। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कबीर वाज द मेथड ऑफ प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी, ये कम्युनल हार्मनी को प्रमोट कर रहा है, यानी कि धार्मिक सौहार्द को प्रमोट कर रहा है। उसका 56वां जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कबीर फिलोसफी, कबीर फिलोसफी का पार्ट कौन है। तो ही गिव एम्फेसिस ऑन द ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स, कंप्लीटली रॉन्ग है कि वो ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स पे कभी नहीं पढ़ते थे। ही यूज कोनोटेशंस, देखें अगर आपने अभी कबीर के बारे में पढ़ा नहीं है तो आप इस सोर्स से नहीं पता लगा सकते, क्योंकि सोर्स में ज़्यादातर चीज़ें नहीं दी गई। जैसे कबीर शब्द और शून्य शब्द का इस्तेमाल करते थे, ये यौगिक ट्रेडिशन से निकला हुआ, तो ये चीज़ कबीर करते थे। सो ये उनकी फिलोसफी में आता, लेकिन यहाँ पे सोर्स में नहीं दिया गया। तो इसके लिए आपको सोर्स से रिलेटेड जो इसका कॉन्टेक्स्ट है इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये कॉन्टेक्स्ट किसका था? कबीर की टीचिंग्स का। तो आपको कबीर की टीचिंग्स को भी पढ़ना ज़रूरी है, ना केवल सोर्स से क्वेश्चन आएंगे बल्कि सोर्स से रिलेटेड जो कॉन्टेक्स्ट है उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे कभी भी इस सोर्स में ना शब्द ना शून्य इसका जिक्र किया गया, लेकिन ऑप्शन में तो दे दिया गया ना। यहाँ पे ये यज्ञ और सैक्रिफाइसेस का भी जिक्र नहीं करा गया। यहाँ पे फंडामेंटलिस्ट थे या नहीं थे उसका भी जिक्र नहीं करा गया। तो ये बेसिकली कबीर की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। सोर्स तो कबीर का ही है, लेकिन क्वेश्चन उनकी टीचिंग्स का। तो आप ना केवल सोर्स को पढ़ेंगे लेकिन उससे रिलेटेड जो कॉन्टेक्स्ट है उसको भी आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये होगा कि ना तो उन्होंने यज्ञ और सैक्रिफाइसेस पे एम्फेसिस दिया, ना ही ट्रेडिशंस और रिचुअल्स पे एम्फेसिस दिया, ना ही फंडामेंटलिस्ट थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे। फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा सिंपल अप्रोच अपनाया, शब्द और शून्य के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमें निर्गुण भक्ति को प्रीच करना, हमें फॉर्मलेस गॉड के वर्शिप को प्रीच करना है, हमें भक्ति यानी कि उसके साधना में लीन हो जाना है, उसके साधना में लीन हो जाना है। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कबीर फिलोसफी। उसके बाद जो 57वां क्वेश्चन है, द कबीर्स पोइट्री हैज़ अ लिटरेरी एज वेल एज फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस। उनकी जो पोइट्री थी ना केवल वो साहित्यिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि दार्शनिक रूप से भी बहुत अहम रोल है उसका। सो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन दैट डिस्क्राइब दिस एसेंस, की जो इस चीज़ को
समराइज़ करता हो, उन्होंने अपनी पोइट्री में किस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करा। तो गॉड इज़ वन हु जस्ट हैज़ डिफरेंट नेम, ये बहुत उनकी पोइट्री से मिलता जुलता है। तो ऑब्वियसली इसको हम लोग अपना आंसर चुनेंगे, क्योंकि बाकी जितने भी सगुन फॉर्म की भक्ति है उसको तो कभी कभी रीच नहीं करते थे, वो रीइंकार्नेशन में भी विश्वास नहीं रखते थे, अवतार वगैरह में। एंड गॉड इज़ अ फिलॉसफी इन आइसोलेशन फ्रॉम रिचुअल्स। तो ये और ये, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो ये होगा कि गॉड इज़ वन हु हैज़ जस्ट डिफरेंट नेम्स, कि उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं लेकिन गॉड इज़ द वन। So his literary as well as philosophical significance is reflected from the option A. So option A will be the correct answer. उसके बाद हमारे पास है 58वां क्वेश्चन की रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कबीर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कबीर निर्गुण संत थे, क्या ये ऑप्शन सही है? ही बिलीव्स इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, यानी कि जो निर्गुण भक्ति है उसमें वो लोग बिलीव करते थे, क्या ये स्टेटमेंट सही है? या ही वांटेड टू रिमूव द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन, की कास्ट और रिलीजन के जो डिफरेंसेस उसको हटाना चाहते थे, क्या ये सही है? एंड ही कंडेम्ड द सुपरस्टिशियस कल्ट एंड रिचुअलिज्म, जो अंधविश्वासी चीज़ें थी उनको उन्होंने क्रिटिसाइज करा, कंडेम मतलब निंदा की। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही है, वो निर्गुण भक्ति को प्रीच करते थे। फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो तो निर्गुण भक्ति से रिलेटेड है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, वो हार्मनी का संदेश देते थे, वो डिफरेंसेस को हटाने की बात करते थे। चौथा भी स्टेटमेंट सही है, वो रिचुअल्स एंड अंधविश्वास की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे, ये भी सही है। सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, मैप को देखते हैं। अभी तक आपने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देख लिया, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अगर आप अभी तक वीडियो बने हुए हैं तहे दिल से आपका धन्यवाद। अब केवल 2 क्वेश्चन बचे हुए मैप के, उसको देख लेते हैं। होप कि आपको हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा। एमसीक्यू के बीच बीच हम टेक्निक बताते रहते हैं कि कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे आप बिना ऑप्शंस को देखे ही अटेम्प्ट करके सही आंसर पिक कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, मैप को देखते हैं। सेक्शन डी इज बेसिकली द मैप बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपका मैप दिया हुआ है, यहाँ पे 2 पोजीशन दिए गए, एक तो यहाँ पे एक प्लेस है एंड एक प्लेस यहाँ पे लोकेट किया गया। आपको इन दोनों के बारे में बताना है। सो ये हमारा इंडिया का मैप है एंड आगे चल के 2 जगह आपके सामने यहाँ पे दिए गए। सो द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ए इज मार्क्ड एज अ मेजर अशोकन इंस्क्रिप्शन। ए एक जगह है, यहाँ पे अगर आप देखें ए नाम का जगह है, यहाँ पे एक ना बहुत बड़ा अशोका का इंस्क्रिप्शन रखा हुआ था, मतलब उन्होंने लगाया था। रॉक एडिक्ट है, एक पत्थर पे लिखी हुई एडिक्ट है। 3 तरीके के इंस्क्रिप्शन थे, हमने देखा था, एक माइनर रॉक एडिक्ट था, एक मेजर रॉक एडिक्ट, एक पिलर इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जो ये प्लेस है एंड ये प्लेस कहाँ गुजरात में पड़ता है। आप इजीली अगर मैप को आपने हल्का सा स्टडी किया होगा तो दिस इज द गुजरात एंड इस गुजरात में एक अशोका का इंस्क्रिप्शन जो कि रॉक एडिक्ट है। इतनी चीज़ें आपके लिए काफ़ी है। हमने पढ़ा था कि ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पे हो सकता है, गिरनार में, सोपारा में, सनौती में, शिशुपालगढ़ में। अब हमने पढ़ा था कि ये जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे गुजरात में थे। गुजरात में कहाँ पे हमने देखा था, एक जो हमने सुदर्शन लेक में देखा था। सुदर्शन लेक एक हमारा लेक था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में बनाया जाता, फिर उसको रिक्रिएट करते रुद्रसेन आके जो शका रूलर थे। तो अशोका का इंस्क्रिप्शन एक वहाँ पे भी था, जूनागढ़ में भी था, लेकिन एक वहाँ पे भी था। तो ये जो प्लेस है जहाँ पे सुदर्शन लेक लोकेटेड है, ये हमारा गिरनार का इलाका। तो गिरनार इज बेसिकली द प्लेस दैट इज लोकेटेड अंडर द मार्क ऑफ ए। सो ए नाम का जो प्लेस है वो गिरनार, वो ना तो सोपारा, ना सनौती है, ना शिशुपालगढ़, वो गिरनार, क्योंकि गिरनार वॉज द प्लेस वेयर द सुदर्शन लेक इज लोकेटेड। एंड सुदर्शन लेक जहाँ लोकेटेड था वहीं पे हमने देखा था ना कि एक रॉक एडिक्ट है, पत्थर के उसमें चट्टान में लिखा गया जो एडिट की भाई ये चीज़ें हुई है यहाँ पे। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी जो है, जो जिस प्लेस को बी कैटेगरी के अंदर मार्क किया गया है, वो 2nd सेंचुरी BCI के महाजनपद के इलाका एक बहुत बड़ा टाउन हुआ करता था। अगेन आप अगर देखें तो वो जो टाउन है वो कोस्टल सिटी होगी एंड अगर कोस्टल सिटी है तो वो बंगाल खाड़ी में बहुत ज़्यादा इसका रोल रहा, बंगाल की खाड़ी में बहुत ज़्यादा इसका बड़ा रोल रहा होगा। तो मथुरा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये नॉर्दर्न सिटी है। श्रावस्ती भी नहीं हो सकता क्योंकि ये अगेन नॉर्दर्न सिटी है। पूहर हमने देखा था कि एक कोस्टल सिटी हुआ करती थी जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। तो पूहर विल बी द राइट ऑप्शन, पूहर विल बी द राइट ऑप्शन। एक और सिटी हुआ करती थी जो सुवर्णगिरी थी, लेकिन वो कर्नाटक में पड़ती थी। पूहर यहाँ पे तमिलनाडु के तट पे पड़ता था। दिस इज द ऑप्शन, पूहर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ना तो श्रावस्ती, ना ही मथुरा, ना ही भरागुकच्छा, ना ही ये भरागुकच्छा जो सिटी है ये बेसिकली गुजरात में पड़ता है। ये भी एक कोस्टल सिटी था बट ये गुजरात में पड़ता। तो ये जो आपके सामने मैप में डिनोट किया गया बी मार्क से, वो तमिलनाडु में पड़ता है। तो ना तो ये मथुरा हो सकता है, ना ही श्रावस्ती, ना ही गुजरात में जो भरागुकच्छा पड़ता है वो है। भरागुकच्छा वॉज ऑल्सो कोस्टल सिटी, यहाँ पे भी अशोका के इंस्क्रिप्शन है बट दैट वॉज नॉट लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है वो पूहर होने वाला है। अगेन जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए मैप का क्वेश्चन ही अलग से 2 MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। उसमें है कि मगध का कैपिटल कौन सा था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध। तो तक्षशिला भी नहीं हो सकता क्योंकि दैट वाज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ वेस्ट महाजनपद। उज्जैन भी नहीं हो सकता, अवंती भी नहीं हो सकता, अवंती की राजधानी खुद उज्जैन थी, तो अवंती तो खुद में महाजनपद था, तो वह कैपिटल कहाँ से होगा। तो द कैपिटल वॉज राजगीर एंड बाद में इसको पाटलिपुत्र शिफ्ट किया रहा था व्हेन द मौर्यन एम्पायर वॉज क्रिएटेड। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, कि यहाँ पे किस जगह पे पिलर इंस्क्रिप्शन था। तो अगर आपने गौर किया होगा तो पूहर में भी पिलर इंस्क्रिप्शन नहीं है, कन्नौज में भी नहीं है, मथुरा में भी नहीं है। हालांकि इन सब जगहों पे कहीं कहीं
रॉक एडिक्ट्स जरूर लगाया गया, लेकिन जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो तोपरा जगह पे है। तोपरा इज़ द प्लेस वेयर अशोकाज पिलर इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड, वहाँ पे उसको इंस्टॉल किया गया था। तो दीज 60 क्वेश्चंस आर इन द सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री, जो कि CBSE द्वारा रिलीज़ किया गया है कल 2 सितंबर 2021 को। एंड ऐसे करके सारी चीज़ों को हमने सॉल्व किया है एंड होप कि आपको ये जो हमारा एफर्ट है वो सही लगा हो। वी हैव मेड द थिंग्स ईजी फॉर यू। हमने आपके लिए ना केवल MCQs को सॉल्व किया बल्कि चीज़ों को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करी। एंड अपार्ट फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन वी हैव एक्सप्लेन यू द टेक्निक्स टू कि कैसे हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग बिना ऑप्शंस को देखे भी आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे एंड आगे चल के कल से जब MCQ सीरीज़ लॉन्च की जाएगी तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एंड सही आंसर पिक करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड जो एनालिसिस की वीडियो है वो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, जिसमें हम एनालाइज करेंगे किन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहा है, किन चैप्टर से सेक्शन ई में कितने क्वेश्चन आए, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आए, सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन आए, सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन आए, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। इस सारी चीज़ों को एनालिसिस वाली वीडियो में देखेंगे इन बार ग्राफ के थ्रू। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे।